बराबर x प्लस 5 हो और x का मान 4 से कम है, ये छोटा सा संबंध है। एक शुरू कर दिया। क्या लिखा है देखो, संबंध क्या है, n में परिभाषित है। आपको जितने भी मान लेने हैं x या y के, वो सारे n से लोगे, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, x का मान 4 से कम लेना है। इस संबंध का मतलब है x का संबंध y से तब होगा जब y का मान x से 5 ज्यादा हो, या यूं कहें y बराबर x प्लस 5 हो। x का मान 4 से कम लेना है, लेकिन लेना n में से है। तो यही संबंध मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में, और अब मैं इसको लिख रहा हूं रोस्टर रूप के अंदर। तो x की जगह आप 4 से कम n में लेना है, तो पहले क्या मान ले, 1 ले लें। जब x का मान 1 है तो y का क्या आएगा, 6 आएगा। तो 1 का संबंध 6 से हो गया। 1 का संबंध किससे हो गया, अगर मैं 2 लूं तो, और अगर 3 लें तो, और अगर 4 लें तो। 4 लेना नहीं है क्योंकि 4 से कम लेना है। संबंध समझ में आ गया? ये जो कल नहीं आए थे उनको शायद थोड़ा कम समझ में आए, बाकी को आ जाएगा। तो ये संबंध है। अब आपको इतना देखना है, ये जो हमारा संबंध परिभाषित था n में, क्या इसके प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध है यहाँ पे? 1 का 1 से है क्या? नहीं है ना, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको इतना ही लिखना है कि चूंकि यहाँ पर 1 बिलोंग नहीं करता है r में, इसलिए r समतुल्य नहीं है। r क्या नहीं है, बस इतना ही चेक करना है। पहली बात समतुल्य चेक हो गया। दूसरा, सम्मित है क्या? ये है क्या, बताओ कैसे चेक किया? 1 का 6 से, क्या 6 का 1 से है? नहीं है। तो बस आपको इतना लिखना है कि चूंकि यहाँ 1 6 इज बिलोंग टू r, यानी 1 6 r के अंदर है, लेकिन 6 1 r में नहीं है, इसलिए r सम्मित भी नहीं है। बस इतना ही लिखना है, r सम्मित भी नहीं है। तीसरा, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए देखो 1 6 नहीं है, इसमें 1 6 आगे 6 का संबंध ही नहीं है, तो संक्रामक इसमें चेक नहीं हो सकता। ना इसमें ये कह सकते हैं संक्रामक है, ना इसमें ये कह सकते हैं संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं चेक कर सकते? क्योंकि 1 का 6 से आगे 6 का किसी से दिया ही नहीं है। 1 का 6 से, मान लो 6 का 8 से होता तो हम क्या चेक करते, 1 का 8 से है या नहीं है। तो यहाँ संक्रामकता की जांच नहीं हो सकती। अब जवाब क्या लिखा है बुक में, देखना इसका जवाब क्या है नहीं, ये जवाब नहीं हो सकता इसका। संक्रामक नहीं तब कहते जब 1 का 6 से और आगे 6 का किसी से लिखा, इसमें संक्रामकता की जांच नहीं हो सकती। तो आप ये एक बार कहने को कह सकते हो संक्रामक नहीं है, बाकी यहाँ संक्रामक चेक करने वाली कंडीशन नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सवाल था। वो बुक बहुत ही बढ़िया सवाल, तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में आता है ये। ठीक है, सवाल क्या है, ये समुच्चय दिया है, अवयव इसके ही लेने हैं, उत्तर भी इसी का आना चाहिए क्योंकि संबंध a में परिभाषित है। ठीक है, x का रिलेशन y से तब होगा जब y भाज्य हो x से, मतलब इस y में इसका भाग लगना चाहिए, x का इधर भाग लगना चाहिए, तो उस अवयव का उससे संबंध होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 का संबंध 3 से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 का 3 में भाग नहीं जाता। तो 2 का किससे होगा बताओ? 4 से। खिड़की बंद करना, मैं ही कर देता हूं। तो 2 का संबंध किससे होगा? 4 से, और 2 का संबंध है 6 से। तो ऐसे करके हमें पहले ये पूरा संबंध लिखना पड़ेगा। तो मैं ये पूरा संबंध लिख रहा हूं। शुरुआत करते हैं 1 से। 1 का संबंध सबसे पहले किससे होगा? 1 से होगा। उसके बाद 1 का संबंध है, फिर 1 का संबंध है, मतलब 1 का भाग जिस जिस में जाता है उन सब से इसका रिलेशन हो जाएगा। फिर 2 का शुरू करते हैं, 2 का, 2 से 2 का, 4 से 2 का, उसके बाद 3 का, 3 से 3 का, 6 से 4 का, 4 से 5 का, 5 से 6 का, ये संबंध बनेगा। यानी ये x है, x का भाग लगना चाहिए y में,
या आप ये कह सकते हो y भाज्य है x से, एक ही बात है। जैसे ये 6 भाज्य है 3 से, तो 3 का संबंध 6 से हो गया। समझ में आई बात ये? तो अब आपको चेक करना है ये समतुल्य है कि नहीं है। तो पहली बात बताओ, समतुल्य है कि नहीं है? तो यहां आप लिख सकते हो 1 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 3 बिलोंग कर रहा है आर में, ये सारे लिखने पड़ेंगे। 4 बिलोंग कर रहा है आर में, 5 बिलोंग कर रहा है आर में, ये रहा 6 भी है। तो इसके जितने भी अवयव है सबका खुद से संबंध है या नहीं है? अतः आर समतुल्य है। संबंध समतुल्य होगा, ये ध्यान रख लेना। तुम कल को कह दो ए समतुल्य, ए नहीं होगा, ए तो समुच्चय है। अतः आर समतुल्य है। अब आजकल से बेहतर नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब दूसरा सम्मित। अब आपको हर जगह चेक करना पड़ेगा 1 का 2 से। अब आपको देखना पड़ेगा 2 का 1 से है क्या। हो सकता है मान लो इसमें तो नहीं है 1 का 2 से, क्या पता 2 का 1 से लिखा हो। फिर आपको आगे चलना पड़ेगा 1 का 3 से, 3 का 1 से चेक करना पड़ेगा। सब में उल्टा चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कहीं ना हो। अगर एक जगह ऐसी मिल गई जहां पे सम्मित नहीं हो रहा है तो आप ये लिखोगे संबंध सम्मित नहीं है। तो फिलहाल रीजन बताओ। समतुल्य तो है ये, बताओ। 1 का 2 से बिलोंग करता है आर में, परंतु 2 1 बिलोंग करता है क्या आर में? 1 का 2 से संबंध है, लेकिन 2 का 1 से कहीं नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है। अतः आर सम्मित नहीं है। और ये बात हमेशा ही सही होगी। कैसे सही होगी? हमेशा हमें पता है 2 का भाग 4 में जाता, लेकिन 4 का 2 में नहीं जाता। 3 का भाग 27 में जाता, 27 में 3 का नहीं जाता। सॉरी, 3 का भाग 27 में जाता, 27 का भाग 3 में नहीं जाता है। उल्टा कभी से कभी भी नहीं होता है इसमें ना। मतलब ऐसे जैसे मान लो 4 का भाग 8 में जा रहा है, तो क्या 8 का भाग जाएगा 4 में? पूरा नहीं जाएगा, पॉइंटों में जाएगा। 8 का भाग देंगे 4 में, 4/8 1/2 आ जाएगा। तो ये जो भाग वाला सिस्टम है ना, भाग वाला संबंध है, ये कभी भी सम्मित नहीं होता है। सम्मित का मतलब दोनों साइड से नहीं चलता है, ठीक है? तो ये सम्मित नहीं है। तीसरा, संक्रामक के लिए 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 4 से। क्या 1 का 4 से होगा? इसमें होगा। ये रहा 1 का 4 से है। और चेक कर लो 1 का 3 से, 3 का 6 से, तो 1 का 6 से होना चाहिए। 1 का 6 से ये रहा। आप ही बताओ 2 का भाग 4 में, 4 का भाग 8 में, तो क्या 2 का भाग 8 में नहीं जाएगा? हमेशा जाएगा। चाहे कोई भी संख्या ले लो, 3 का भाग 6 में, 6 का भाग 36 में, तो 3 का भाग 36 में जाएगा। 4 का भाग 8 में, 8 का भाग 16 में, तो 4 का भाग 16 में जाएगा। ये हमेशा सच होगा, हमेशा। तो आप एक उदाहरण लिख दो इसके अंदर। जैसे 1 का भाग 2 में 1 2 बिलोंग करता है आर में, 2 4 बिलोंग करता है आर में, है ना? 1 2 2 4, ये 2 पहले लिखने होते हैं। फिर आपको देखना है कि 1 4, 1 का 2 से, 2 का 4 से, तो क्या 1 का 4 से है इसमें? ये रहा 1 4 बिलोंग करता है आर में। अतः आर संक्रामक है। देखो लिखने को इतना लिख दो भले, पर चेक सारे करने पड़ेंगे आपको। मतलब जैसे 1 का 2 में भाग, 2 का 6 में भाग, तो 1 का 6 में ये रहा। 1 का 4 में, उसके बाद 1 का 4 में, 4 का 4 में, तो 1 का 4 में ये रहा। 1 का भाग 2 में, 2 का भाग 6 में, तो 1 6 ये रहा। तो ऐसे चेक सारे करने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके से आपका सवाल पूरा हो गया। ये सवाल सम्मित नहीं है, समतुल्य भी है, संक्रामक भी है। लेकिन यही सवाल अगर एक ही बजाय अगर कह दे n में है, क्या पता पेपर में आ ही जाए ऐसा। ए दे ही ना, सीधा कह दे n में ये संबंध है। अब कैसे करेंगे? अब ऐसे थोड़ी बनेगा। ऐसे बनाओगे तो हमारी सारी जिंदगी निकल जाएगी। तो 1 का भाग किस किस में लगेगा n में? बताओ। सब में ही लगेगा। 2 का भाग 2 का 2 में लगेगा, 4 में लगेगा, 6 में लगेगा, 8 में लगेगा। ऐसे किस किस का लिखता फिरेंगे? तो फिर ये तरीका फेल है। फिर ऐसे नहीं करना है। अगर यही सवाल मैं दोबारा बता रहा हूं, तीसरा सवाल आपको नोटबुक में भी करना है ये। अब n में है, n में संबंध r है, संबंध r है। x का रिलेशन y से तब है जब y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। अब इसमें समतुल्य चेक करना है।
अब कैसे चेक होगा? देखो पर्सन यही आएगा पेपर में, ये नहीं आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठोगे तो पर्सन ये नहीं आएगा पेपर के अंदर, आएगा तो ये आएगा, एन के अंदर आएगा। अब एन में आएगा तो कैसे करना है? अब समतुल्य कैसे साबित करेंगे? समतुल्य की क्या डेफिनेशन है? प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए, यही है ना? तो अब आप कैसे लिखोगे कि प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध? इस चीज को लिखेंगे कैसे? हम ऐसे लिखेंगे कि चूंकि x भाज्य होता है x से, x भाज्य होता है x से। पहले तो ये बताओ, मैंने ये लाइन लिखी है, ये सही है क्या? आप n में कोई भी संख्या लो, देखो हमारे पास यहां तो संख्या थी 1 2 3 4, तो मैंने लिख दिया 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का भाग 2 में लग रहा है, 1 का भाग 3 में लग रहा है, ये मैंने लिख दिया, मेरे पास संख्याएं थी। अब मेरे पास पूरा का पूरा n है, तो पूरा का पूरा n लिखने के लिए हम पूरा थोड़ी आते हैं, कब तक लिखते फिरेंगे? अब मैंने क्या किया, एक संख्या ले ली x, और वो x मैंने n में से लिया, ये लिख देना, माना x बिलोंग टू n। अब मैंने एक लाइन लिखी है, x भाज्य होता है x से। पहले तो ये बताओ, ये लाइन सही है क्या? सारी संख्याओं के पे ये बात लागू होती है क्या? n में जितनी भी संख्या है, क्या ये बात सब पे लागू होती है? x हमेशा भाज्य होता है ना x से। तुम कोई संख्या ले लो, 10 10 से भाज्य होती है, 15 15 से भाज्य होती है, 1 1 से भाज्य होती है, समझ गए? x x से भाज्य होता है फॉर ईच x बिलोंग टू n, मतलब प्रत्येक x के लिए ये बात लागू है। अच्छा एक बात बताओ, जब y भाज्य है x से तो x का रिलेशन y से होता है। मेरी बात पे गौर करना, तुम लोग ध्यान से समझना। y का भाग लगता है x से, मतलब y में भाग लगता है x से, तो x का रिलेशन y से हो जाता है। यहां x भाज्य हो रहा है x से, तो किसका रिलेशन किससे हुआ? y वाली जगह x ही आ गया। जब y में भाग लगता है x का, तो x का y से रिलेशन होता है, x का y से, तो x का किससे हो गया? इसका मतलब ये हो गया, हम ये लिख सकते हैं कि x किससे रिलेटेड है? x से। फॉर ईच x बिलोंग टू n। इसका क्या मतलब हुआ बताओ? इसका मतलब हो गया कि x का रिलेशन किससे है? और x क्या है? x n में से ली गई कोई एक संख्या है, और ये बात प्रत्येक पे लागू है। ये मैंने प्रत्येक शब्द लिखा है। अब समतुल्य में क्या परिभाषित करना होता है, क्या लिखना होता है कि n के अंदर जितने अवयव हैं सब पे ये बात लागू होनी चाहिए। तो हमने ये और क्या लिखा है? हमने यही तो लिखा है, x के अंदर भाग किसका लग रहा है? x का। x में x का भाग लग रहा है, इसका मतलब x किससे, x का रिलेशन किससे हो गया? x से। और यही समतुल्य में करना होता है। बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर ये लिख दूं 2 भाज्य है, अब आपको ये चीजें समझ में आने वाली है, ध्यान देना। 2 भाज्य है 2 से, ठीक है? ये लाइन सही है क्या? पहले ये बताओ, 2 भाज्य ना 2 से, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का रिलेशन 2 से है क्या? 2 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन 2 से है, तो मैंने 2 की जगह x लिखा है। x क्यों लिखा है? तुम बताओ क्यों लिखा है x? क्योंकि हमें सारी संख्याएं लेनी है, और सारी संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने x नाम का अवयव लिया है। ये तो केवल 2 के लिए है, जबकि समतुल्य की परिभाषा ये है कि प्रत्येक अवयव पे ये बात लागू होनी चाहिए। इसलिए मैंने 2 की जगह क्या लिखा है? यहाँ पे x लिखा है। अब बात समझ में आ गई? और ऐसा हम बहुत सारे सवालों में करेंगे, ये तो पहला ही सवाल है, तो बहुत सारे सवालों में करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अतः r समतुल्य है, ये लिखना जरूरी है। अतः r समतुल्य है, तो समतुल्य वाला मैटर समझ में आ गया क्या? अब सम्मित, हाँ पहले तो ये बताओ, सम्मित में हम संख्याएं कितनी लेते हैं? जैसे 2 लेते हैं। कैसे? 2 का संबंध 4 से, हमें ये चेक करना होता है 4 का संबंध 2 से है क्या? 2 संख्याएं लेते हैं ना अपने अलग अलग। तो यहां आपको, जैसे मैंने एक संख्या ली थी, अब तुम्हें 2 लेनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे, माना x y बिलोंग टू n, मतलब आपको 2 संख्याएं लेनी। n की जगह r हो तो भी ऐसे ही करना है। अगर n की जगह पेपर में r आ जाए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आ जाए, तो भी ऐसा का ऐसा ही लिखना है, बस n की जगह r लिखना है। फिर अब हम क्या करते हैं? सम्मित की परिभाषा क्या है? यदि x का रिलेशन y से हो तो y का रिलेशन x से चेक करना है। तो x y 2 लेना है और x का रिलेशन y से लेके चलना है पहले।
मतलब पहले x का रिलेशन y से लेके चलना है, फिर चेक करना है y का x से है या नहीं है। तो आप पहले ये मानोगे, मानना x का रिलेशन किससे है, ये पहले मानना है आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था 1 का संबंध 2 से है, ये लिया था ना हमने पहले। अब 1 2 की जगह मैंने क्या लिया है, एक्स वाई लिया है। समझ गए आप लोग। तो x का रिलेशन y से है, इसका मतलब क्या है, x का रिलेशन y से, इसका मतलब है y किससे भाज्य है। अगर y में x का भाग लग रहा है तो क्या x का भाग y में लग जाएगा। y में भाग अगर x का लग रहा है तो क्या x में भाग y का लग जाएगा। सोच के देखो, तुम उल्टा हो जाएगा क्या ये। तो आप ऐसे लिखोगे x भाज्य नहीं है y से, x भाज्य नहीं है। अब जब x y से भाज्य नहीं है, इसका मतलब हो गया y x बिलोंग नहीं करता R में, R में ही होगा। y x ऐसे भी लिख सकते हो आप, y रिलेशन नहीं है x, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका क्या मतलब होता है x रिलेशन y का, पहले ये बताओ। x का रिलेशन y से, x का रिलेशन y से कब होता है, जब y में किसका भाग जाए, x का। तो ये मैंने लिख दिया। जब y में x का भाग जा रहा है तो क्या x में y का भाग जाएगा। जब x में y का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि y का रिलेशन x से नहीं हुआ। समझ गए आप लोग। अब आगे आपको लिखना है फॉर ईच x y बिलोंग टू n, इस तरीके से लिखना है। अतः R सम्मित नहीं है। अब एक चीज और बता दूं मैं, ये जो मैंने शब्द लिखा है ना x रिलेशन x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x x बिलोंग टू R। कल बताया था मैंने, 2 तरीके से लिखा जाता है। ये मैंने लिखा है x रिलेशन y, इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो x y बिलोंग टू, फिर ये लाइन आ जाएगी, फिर ये लाइन आ जाएगी, फिर इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखोगे y x बिलोंग नहीं करता है। तो आप इस शब्द की जगह ये शब्द भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये 2 तरीके से लिखा जाता है। तो मैं कभी ऐसे लिख दूंगा, कभी ऐसे लिख दूंगा, वो आप समझ जाना। अब बताओ सम्मित समझ में आया क्या, कोई दिक्कत इसमें। अब संक्रामक यहां देख लो, जगह नहीं है उधर नीचे। तो संक्रामक के अंदर संक्रामकता, ट्रांजिटिविटी, संक्रामक के अंदर कितने अवयव लेते हैं, सोचो। ऐसे देखते हैं हम, 1 का 2 से, 2 का 4 से, कितने अवयव हो गए, 1 2 3 हो गए। तो अब आपको यहाँ 3 अवयव लेने हैं। समतुल्य में 1 लेना होता है, सम्मित में 2 लेने होते हैं, संक्रामक में 3 लेने होते हैं। पहला ही सवाल चल रहा है, जब 2-3 सवाल कर लेंगे फिर आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। संक्रामकता जैसे ही मैं नाम लूंगा, अपने आप दिमाग में 3 आ जाएंगे, x y z। जैसे मैं बोलता हूँ 2 गुना 3, आपके दिमाग में 6 आया, वैसे ही आएगा। पर अभी ये पहला ही सवाल है इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको यहाँ 3 अवयव लेने हैं, x y z बिलोंग टू n। अवयव हमेशा समुच्चय से लेने हैं। अब संक्रामक में क्या होता है, संक्रामकता की परिभाषा क्या कल लिखाई थी, क्या होती है संक्रामकता की परिभाषा। यदि x का रिलेशन y से है, y का रिलेशन z से है, ये 2 लेके चलने हैं। x का y से, y का z से, ये 2 लेके चलने हैं। फिर x का z से चेक करना है। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप ऐसे मानोगे। पहले तो ये बताओ, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इस साइड इस तरीके से लिख दें, चलो ऐसे लिख देते हैं। तो आप ऐसे मानोगे x रिलेशन y है, y रिलेशन है, ये 2 तो लेके ही चलने हैं। अब चेक करना है x का z से है क्या। तो अच्छा ये बताओ, इसका मतलब क्या होता है x रिलेशन y का, इस सवाल के मुताबिक x रिलेशन y का क्या मतलब है, y भाज्य है। तो आपको ऐसे लिखना है y भाज्य है x से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है z भाज्य है, देखो y भाज्य x से, y में भाग लग रहा है x का, फिर y का भाग लग रहा है z में। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये z x से भाज्य नहीं होगा। ये ऐसे मैं बताऊं आपको, 4 भाज्य है 2 से, फिर 8 भाज्य है 4 से। मैं लिख देता हूं समझने के लिए, 4 में भाग लग रहा है 2 का, यहाँ 8 यहाँ 4 भाज्य है 2 से, 8 भाज्य है 4 से। तो क्या ये 8 भाज्य नहीं होगा 2 से,
होगा कि नहीं होगा? तो आप सीधा इससे क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे z भाज्य है x से। अब z भाज्य x से इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x का रिलेशन किससे हो गया? और फॉर ईच लिखोगे x y z बिलोंग टू n। अब x का रिलेशन z से हो गया। ये लाइन समझ में आई क्या? पेपर में सवाल आएगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब उतार लो इसको। तीसरा या चौथा है? पहले का चौथा सवाल है, एक संबंध है z में, z का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय है, संबंध का नाम r है और इसमें लिखा है x का रिलेशन y से तब है जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये कह रहा है x में से y घटाएंगे और घटाने के बाद में अगर वो पूर्णांक आता है तो x का रिलेशन y से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक संख्या ली 4, एक संख्या ली 5, तो 4 का संबंध 5 से होगा या नहीं होगा? कैसे चेक करना है? 4 माइनस 5 करो, 4 माइनस 5 आया -1, -1 पूर्णांक होता है तो वो संबंध है, अदरवाइज नहीं है। इतनी सी बात है। समझ में आ रही है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे पूछूं क्या इस सवाल के अंदर या इस संबंध के मुताबिक 6 का संबंध 8 से है क्या? 6 का संबंध 8 से है क्या? तो तुम्हें क्या चेक करना है? 6 माइनस 8 करना है। अब 6 माइनस 8 अगर पूर्णांक है तो संबंध है, अदरवाइज नहीं है उनका। अब बताओ 6 का 8 से संबंध है क्या? है या नहीं है? 8 का 6 से, 8 का 6 से, 8 का 6 से संबंध है। करना क्या है? 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 दो पूर्णांक होता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है तो ये बताओ 4 का संबंध 4 से है क्या? कैसे है बताओ? 4 माइनस 4 क्या होता है? और 0 क्या होता है? अच्छा 4 का 4 से, 5 का 5 से, सब है ना? तो z में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका खुद से नहीं है? कोई भी नहीं है, तो ये समतुल्य है कि नहीं है? समतुल्य है। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये तो मैंने 2-3 संख्याएं आपसे पूछ ली, 4 का 4 से, 6 का 6 से, 8 का 8 से। हमें इन सब के लिए x लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप ये लिखो कि हमने एक संख्या x ले ली z में से। x क्या ले ली? z में से। अब जैसे मैंने ये बोला था 4 का 4 से संबंध है, वैसे हम अब बोलेंगे x का x से संबंध है। लेकिन 4 का 4 से संबंध कब होता है बताओ? जब 4 माइनस 4 क्या एक पूर्णांक आए। तो आपको यही लिखना है कि चूंकि x माइनस एक्स बराबर 0 होता है, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक है इसीलिए x बिलोंग करेगा r में। अब तुम x की जगह चाहे कुछ भी सोच लो, 7 सोच लो, 7 माइनस 7 0 होता है, पूर्णांक होता है, तो इसका मतलब 7 का रिलेशन 7 से हो गया। यहां लिखना है फॉर ईच x बिलोंग टू z, अतः r समतुल्य है। अब बताओ ये बात समझ में आ गई क्या आपके? ऐसे ही पिछले सवाल में लिखा था हमने, पर पिछले सवाल में मैंने लाइन ये लिखी थी, इसकी जगह क्या लिखा था याद है क्या? इसकी जगह मैंने लिखा था x भाज्य है x से, क्योंकि वो सवाल भाज्यता का था। अब की बार मतलब एक सीधा सा तरीका बताऊं आपको, समतुल्य के अंदर यहाँ y की जगह x लिखना है, बाकी लाइन यही लिखनी होती है। y की जगह क्या लिखना है? x माइनस एक्स पूर्णांक होता है, सबको पता है x माइनस एक्स बराबर 0 आता है, 0 पूर्णांक होता है। अब x माइनस एक्स अगर पूर्णांक आ गया तो x का रिलेशन x से हो गया, और x का रिलेशन x से हो गया, इसका मतलब क्या है? ये संबंध समतुल्य है। अब तुम गलती क्या करोगे वो सुन लो। तुम गलती करोगे, तुम पहले ये लाइन लिखोगे, तुम ये लिखोगे समतुल्य करना है तो x बिलोंग करता है r में, फिर लिखोगे x माइनस एक्स बराबर 0 जो कि पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हो? तुम ऐसे लिखोगे, टेस्ट लूंगा तब दिखाना, तुम्हें कॉपियां दिखाऊंगा, तुम ऐसे लिखोगे।
इसका मतलब क्या? इसका मतलब तुमने x का रिलेशन x से करा दिया, फिर इसका अर्थ लिख रहे हो कि x माइनस एक्स 0 होता है। इसका मतलब तुमने एक बात बताओ मेरे को, ये सिद्ध किया है या नीचे वाला सिद्ध किया है? इस लाइन के मुताबिक नीचे वाला सिद्ध थोड़ी करना, सिद्ध तो ये करना x का रिलेशन x से है, सिद्ध तो ये करना है ना। समतुल्य में क्या सिद्ध करना होता है बताओ? समतुल्य में ये सिद्ध करना होता है क्या x माइनस एक्स बराबर 0 एक पूर्णांक है, ये सिद्ध करना होता है क्या? ये सिद्ध करना होता तो मैं समतुल्य की परिभाषा में लिखाता ही है। मैंने तो समतुल्य की परिभाषा में क्या लिखाया? x का संबंध है, हाँ क्यों है वो रीजन पहले लिखो। x का संबंध x से क्यों है वो रीजन पहले लिखना है। इसीलिए मैंने पिछले सवाल में भी ये लिखा था, x भाज्य है x से, वो पहले लिखा था मैंने। तो आप पहले रीजन लिखोगे, फिर बताओगे कि भाई इस वजह से x का रिलेशन x से हो रहा है, इस वजह से ये समतुल्य है। तुम पहले ये मत लिखना, पहले ये लिखोगे इसका मतलब तुमने बिना किसी रीजन के कह दिया x का रिलेशन x से है। ऐसे तो फिर हर सवाल में लिख देना x का रिलेशन x से है। समझ में आ रही है मेरी बात? पहले रीजन लिखोगे, फिर बताओगे x का रिलेशन x से। ये गलती नहीं करनी है, तुम गलती करोगे वो पहले बता रहा हूं मैं। अब सममित में, हाँ सममित में कितने अवयव लेने होते हैं? दो, पहले की तरह। अवयव दोनों किससे लोगे? माना एक्स वाई बिलोंग टू जेड, समुच्चय से लोगे। फिर सममित के अंदर पहले आपको ये मानना है कि एक्स वाई किससे बिलोंग करता है, यानी एक्स वाई बिलोंग करता है, एक्स का रिलेशन वाई से है, ये सममित में लेके चलना है। अब एक्स का रिलेशन वाई से, इसका मतलब क्या इस सवाल के मुताबिक? अरे इस सवाल के मुताबिक सवाल में लिखा होगा, इसका मतलब x माइनस वाई पूर्णांक है, तो आपको यहां लिखना है x माइनस वाई पूर्णांक है। अब इतना तो हमें दिया है, मान लो हमें अपनी तरफ से लिखना है। अब हमें करना क्या है इसमें? y का रिलेशन x से। अच्छा y का रिलेशन x से कब होगा? जब y माइनस एक्स क्या होगा? तो क्या इस लाइन से आप ये लिख सकते हो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है? अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो क्या y माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा? ये बता दो, होगा या नहीं होगा? सोच के देखो, पक्की बात है। मान लो 3 माइनस 4 पूर्णांक है, 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है, पूर्णांक है। तो क्या उल्टा भी सही होता है? 4 माइनस 3 भी पूर्णांक होता है क्या? होता है या नहीं होता? अलग होता है वो छोड़ो, पूर्णांक तो होता है। तो बस इतना ही लिखना है, पूर्णांक होता है। तो y माइनस एक्स अगर पूर्णांक है, इसका मतलब हो गया y x किससे बिलोंग करेगा? फॉर ईच x y बिलोंग टू, अतः r सममित है। ऐसे सममित सिद्ध होगा। अब संक्रामकता, हाँ संक्रामकता में क्या करेंगे बोलो? सबसे पहले 3 अवयव लेंगे और तीनों लेंगे z से। तो माना x y z बिलोंग टू, अब 2 आप पहले मान के चलोगे, x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, फिर हमें x का रिलेशन z से चेक करना है। तो पहले आप लिखोगे x y बिलोंग टू r, वाई जेड बिलोंग टू आर। इसका अर्थ लिखो, एक्स वाई बिलोंग टू आर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ एक्स माइनस वाई क्या है? इसका अर्थ क्या है? वाई माइनस जेड पूर्णांक है। क्या इससे हम ये लिख सकते हैं कि एक्स माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा? पक्की बात है, सही लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 8 माइनस 4 पूर्णांक, 4 माइनस 1 ये भी पूर्णांक, 8 माइनस 4 पूर्णांक होता है। x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, तो क्या 8 माइनस 1 पूर्णांक होगा? तो ठीक है, तो x माइनस z पूर्णांक है, x माइनस z पूर्णांक है, इसका मतलब x z बिलोंग टू क्या होगा? फॉर ईच x y z बिलोंग टू, अतः r संक्रामक है। अब पहले वाले से ठीक लगा ये सवाल, आगे वाला और भी ठीक लगेगा, उतार लो ये। समुच्चय R में, समुच्चय का नाम भी R है और संबंध का नाम भी R है, और ये कह रहा है A का संबंध B से तब है जब A छोटा है B स्क्वायर से या बराबर है। तो परिभाषित संबंध R न समतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है, ये साबित करना है। पहले तो इस संबंध को समझते हैं क्या है, फिर समतुल्य सममित संक्रामक की बात करेंगे। ये कह रहे हैं A का संबंध B से तब होगा
जब a या तो b स्क्वायर के बराबर हो या a b स्क्वायर से छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है तो 2 का संबंध 3 से हो जाएगा। आर में लेना है, आर का मतलब तुम किसी भी संख्या के बारे में सोच सकते हो, किसी भी संख्या के बारे में, हमें संख्याओं के बारे में खुली छूट है, तुम किसी भी संख्या के बारे में सोच सकते हो। 2 का संबंध 3 से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसके पीछे रीजन ये है कि 2 जो होता है वो छोटा होता है 3 के स्क्वायर से। ये बात सही है या गलत है? आपको इस निशान का मतलब पता है क्या होता है? इस निशान का मतलब ये होता है कि या तो छोटा होना चाहिए और या बराबर होना चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन भी अगर है तो वो इसमें आप लागू कर सकते हो। इस निशान को ऐसे पढ़ा जाता है a छोटा या बराबर है b स्क्वायर के। a छोटा या बराबर है, मैं अलग से लिख के दिखाता हूं। जैसे ये है a छोटा है या बराबर है b के, ये हालांकि सवाल में b स्क्वायर है, आप इसको समझो एक बार। इसका मतलब क्या है? आप ऐसे लिख सकते हो 2 छोटा है 3 से, 2 बराबर, ये दोनों ही सही है, दोनों ही लाइन सही लिखी है मैंने। क्योंकि इस निशान का मतलब ये होता है कि तुम या तो छोटे वाला अप्लाई करो या फिर ये बराबर वाला अप्लाई करो। दोनों में से एक अप्लाई होना चाहिए। एक दोनों में से एक अप्लाई हो रहा है तो तुम ऐसी कंडीशन लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब 2 छोटा है 3 से, ये भी लिख सकते हो। 2 बराबर है 2 के, ये भी लिख सकते हो। और बीच में ये निशान लगा सकते हो, क्योंकि इस निशान का मतलब होता है 2 छोटा या बराबर है 2 के। छोटा या बराबर का मतलब है तुम दोनों में से एक लगनी चाहिए। अब यहां इस लाइन में बताओ, छोटे वाली कंडीशन लग रही है या बराबर वाली? और इसमें दोनों में से एक लगनी चाहिए। समझ गए आप लोग? ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो 2 का संबंध 3 से है नहीं है? बताओ है या नहीं है? है। ऐसे ही एक बात बताओ, क्या 1 का संबंध 1 से है? इस संबंध के मुताबिक है। क्यों? क्योंकि 1 छोटा या बराबर होता है 1 के स्क्वायर के। होता है कि नहीं होता है? बताओ। अच्छा ये बताओ, 4 का संबंध 2 से हो जाएगा क्या? 4 का संबंध 2 से क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है 4 छोटा या बराबर होता है 2 के। सही है कि नहीं है? सही है बात। ये मैं अभी एक संबंध समझा रहा हूं आपको। इस संबंध का मतलब क्या? समतुल्य संबंध नहीं बता रहा, सिर्फ ये रिलेशन समझा रहा हूं। ये रिलेशन कहना क्या चाहता है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। अच्छा ये बताओ, 4 का संबंध -2 से हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता? सिर्फ इतना सा चेक करना है, 4 छोटा या बराबर होता है -2 के स्क्वायर से। होता है या नहीं होता? बताओ। अच्छा ये बताओ, 4 का संबंध -4 से हो सकता है क्या? है 4 का संबंध -4 से? इतने में अटक गए। 4 छोटा या बराबर है -4 के स्क्वायर से। चेक कर लो, ये लाइन सही है गलत है? सही है। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा ये बताओ, 2 का संबंध 2 से है क्या? फटाफट बताओ मेरे को। 3 का 3 से? पक्की बात है। 1 का 1 से है? अब जो बोलोगे वो गलत बोलोगे। अब बताओ समतुल्य है क्या? देखो, दिमाग के साथ धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, जो दिमाग में आए वो बोलना चाहिए। अब बात करते हैं इसके समतुल्य। संबंध समझ में आ गया? समतुल्य में क्या होता है? देखिए, समतुल्य में ये होता है कि प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए। जैसे हम इसमें चेक करें, 1 का संबंध 1 से हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ। 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से। तुम ऐसे देखना, मैं 2 का 2 से बोलूं, तुम यहां देखो 2 छोटा या बराबर 2 के स्क्वायर से। ये लाइन सही है क्या? 2 छोटा या बराबर 2 के स्क्वायर से सही है क्या ये लाइन? 3 का 3 से, 4 का 4 से। चेक कर लो 4 का 4 से रिलेशन है या नहीं है? 4 का 4 से रिलेशन होगा अगर 4 छोटा या बराबर 4 के स्क्वायर से। ये बात सही है क्या? बताओ। तो फिर समतुल्य क्यों नहीं है? माइनस वाले भी चेक कर लेते हैं। माइनस चेक करना है ना, हमें सारे चेक करने पड़ेंगे। चलो -2 का रिलेशन चेक करते हैं -2 से। ये बताओ,
-2 छोटा या बराबर होता है -2 के स्क्वायर से। ये लाइन सही है या गलत है? सही है। तो -2 का -2 से हो रहा है, -3 का -3 से हो रहा है। तो फिर इसका मतलब समतुल्य है? समतुल्य नहीं है ये, नहीं है। अरे है क्या? सवाल में सिद्ध करने हैं समतुल्य नहीं है। सवाल में तो देखो तुम लोग। चलो ठीक है, चलो एक अभी और लेते हैं। 1/2 छोटा या बराबर होता है क्या 1/2 के स्क्वायर से? ये बताओ। 1/2 छोटा नहीं होता 1/2 के स्क्वायर से, क्योंकि आर में तो 1/2 भी तो होता है। तो 1/2 जो है ना, यहां आएगा 1/4, और 1/4 छोटा होता है। 1/2 छोटा नहीं होता, 1/2 क्या होता है? बड़ा होता है। तो 1/2 पे ये बात लागू नहीं हो रही। 1/2 का मतलब है पॉइंटों वाली जितनी भी संख्या है बट्टे वाली, मतलब जो 1 से कम है। फॉर एग्जाम्पल 1/4, 1/7, 0.5, 0.7, किसी पे लागू नहीं होगा ये। तो यहां 1/2 छोटा या बराबर नहीं है 1/2 के स्क्वायर से। इसका मतलब ये हो गया 1/2 बिलोंग नहीं करता आर में, अतः आर समतुल्य नहीं है। ऐसा कोई और उदाहरण बता सकते हो क्या जिसमें समतुल्य नहीं आ रहा? क्या 1/3 का संबंध 1/3 से हो जाएगा? तुम चेक करके देखो। 1/3 के स्क्वायर से छोटा होता है 1/3। एक बात बताओ मुझे, 1/3 में और 1/9 में, इसमें मैंने ये लाइन लिखी है, सही है गलत है? 1/3 छोटा होता है क्या 1/9 से? अब ये मत कहना सर ये और बताओ 1/3 1/9 में छोटा बड़ा कैसे है? फिर तुम्हारा मैथ लेना ही पाप है। 1/3 क्या होता है 1/9 से? बड़ा होता है। इसका मतलब ये हो गया 1/3 छोटा नहीं है 1/3 के स्क्वायर से। अब छोटा नहीं है तो 1/3 का रिलेशन 1/3 से नहीं है। तुम्हारा 2 का 2 से हो रहा था, 3 का 3 से हो रहा था, -2 का -2 से हो रहा, पर इसका तो नहीं हो रहा। इसका नहीं हो रहा तो ये समतुल्य नहीं होने देगा, इसलिए ये समतुल्य नहीं है। अब मूल बात बता देता हूं। पीछे 2 सवाल किए थे हमने, वो समतुल्य थे, याद है? जब समतुल्य थे तो हमने कैसे किए थे, और जब नहीं है तो कैसे किए देख लो। जब समतुल्य थे तो हमने एक एलिमेंट x लिया था, याद है क्या? पहला सवाल था x भाज्य है x से, हमने x का रिलेशन x से लिखा था। दूसरा सवाल था x का मतलब x - x पूर्णांक है, तो हमने लिखा था x का रिलेशन x से। जब समतुल्य हो तो प्रत्येक अवयव पे लागू होनी चाहिए बात, यही बात है ना समतुल्य में। और समतुल्य ना होने के लिए क्या चाहिए? एक अवयव काफी है। तो जब समतुल्य ना हो तो तुम वो रीजन लिख दो, और जब हो तो फिर आपको वो तरीका लगाना पड़ेगा जो मैंने पीछे के 2 सवालों में बताया। समझ में आ गई बात? तो समतुल्य हो तो वो तरीका लगाना है, एक अवयव x लोगे, फिर x का रिलेशन x से दिखाओगे, मतलब वो तरीका लगाना है। और जब समतुल्य ना हो तो क्यों नहीं है वो रीजन लिख दो, एक उदाहरण काफी है। अब इससे साबित हो गया आर समतुल्य नहीं है। ऐसे ही जब सममित था तो हमने क्या किया था, x और y 2 अवयव लिए थे, फिर हमने x का रिलेशन y से माना। दूसरे सवाल में कहा था x - y पूर्णांक है, फिर लिखा था y - x भी पूर्णांक है, फिर लिखा था y का रिलेशन x से। सम्मित हो तो वो तरीका है, जब ना हो तो रीजन लिख दो। अब यहां रीजन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे रीजन? ये समतुल्य नहीं है। दूसरी बात, आप 2 संख्याएं बता दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 का संबंध 4 से हो रहा है कि नहीं हो रहा? 2 का संबंध 4 से, 2 4 के स्क्वायर से छोटा होता है। क्या 4 का संबंध 2 से हो रहा है? उल्टा करके देखना पड़ेगा ऐसे आपको। 2 का संबंध मैं एक बार लिख रहा हूं, 2 4 बिलोंग है क्या आर में? पहले ये बताओ, क्योंकि 2 छोटा होता है 4 के स्क्वायर से। सही है ये बात? उल्टा चेक करो, हो रहा है ना ये? पर सवाल में क्या सिद्ध करना है? सम्मित है नहीं है, तो ये एग्जाम्पल गलत है हमारा। कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें सम्मित ना हो, बताओ तुम सोच के। दो और 3 का चेक करना। दो 3 बिलोंग होता है आर में,
क्योंकि 2 छोटा होता है 3 के स्क्वायर से। सही है बात। अब 2 छोटा है 3 के स्क्वायर से क्या ये लिख सकते हैं 3 छोटा होता है 2 के स्क्वायर से? छोटा या बराबर कोई सा भी हो रहा है क्या? हो रहा है कि नहीं हो रहा? 3 छोटा हो रहा है 2 के स्क्वायर से, ये हो रहा है तो ये तो यहाँ तो सम्मित हो गया। कोई और उदाहरण बताओ। हैं 1 4, चलो चेक कर लेते हैं। 1 4 बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब है 1 छोटा है 4 के स्क्वायर से। क्या 4 छोटा है 1 के स्क्वायर से? है नहीं, 4 छोटा आ रहा है क्या 1 के स्क्वायर से? ये बताओ। नहीं आ रहा तो यहां हो गया ना, ये सम्मित नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 1 बिलोंग नहीं करता है, लेकिन 1 4 कर रहा था। तो ये एग्जाम्पल हमारा गलत है। तुम ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें सम्मित नहीं हो रहा। ऐसे और भी बना सकते हो, अभी तो तुमने सोचना शुरू किया है। जब ये सवाल करोगे ऐसे बहुत उदाहरण आएंगे आपके पास, ऐसे बहुत उदाहरण आएंगे। ठीक है ना। -1 2 भी हो सकता है। -1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से छोटा होता है, लेकिन 2 -1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता। ये भी उदाहरण हो सकता है। -1 2 बिलोंग करता है आर में, क्योंकि -1 2 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन 2 -1 के स्क्वायर से छोटा थोड़ी होता है। ये उदाहरण भी हो सकता है। तो सम्मित नहीं है तो ऐसे उदाहरण लिख दो। एक बहुत है, 2 नहीं लिखने, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। तो अब लिख देना आता है आर सम्मित नहीं है। अब तो सम्मित नहीं है तो बस इतना काफी है। अगर सम्मित होगा तो पीछे वाला तरीका लगेगा। अब आ जाओ संक्रामक पे। अब संक्रामक में लेनी है 3 संख्याएं, जिसमें पहली संख्या का दूसरे से रिलेशन होना चाहिए, दूसरे का तीसरे से होना चाहिए, लेकिन पहले का तीसरे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि संक्रामक नहीं साबित करना है। अब बताओ है? चलो मैं ही बता देता हूं। 3 संख्याएं हैं, 3 -2 और 1। पहले इस पे चेक करो, ये सारी बिलोंग करती है आर में। 3 -2 1 पे चेक करते हैं। हो सकता है गलत हो, मैंने अंदाजे से लिखी है। तो पहले तो मान लेते हैं 3 -2 बिलोंग करता है आर में, -2 1 बिलोंग करता है आर में। एक चीज ध्यान रखना, आपको ये दोनों रिलेशन पहले सही लेने हैं, इनमें गलत मत कर देना। फिर चेक करना है फिर चेक करना है 3 का 1 से है क्या। मेरा कहने का मतलब है x का रिलेशन y से और y का z से, ये तो सही लेना है। फिर चेक करना है x का z से है या नहीं है। पहले ये जो हमने रिलेशन लिए ये तो सही है क्या, चेक करें। क्या 3 छोटा या बराबर होता है -2 के स्क्वायर से? ठीक है। -2 छोटा होता है क्या 1 के स्क्वायर से? अब बताओ मेरे को, क्या 3 छोटा होता है 1 के स्क्वायर से? नहीं होता ना। नहीं होता तो ये लो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 1 बिलोंग नहीं करता। 3 का -2 से संबंध था, -2 का 1 से था, लेकिन 3 का 1 से नहीं हुआ। नहीं हुआ इसका मतलब आर संक्रामक नहीं है। और संक्रामक होगा तो वैसे करना है जैसे पिछले 2 सवालों में करवाया था। बात समझ में आ गई? अब उतार लो इसको। मुझे दिया है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और 6, और संबंध का नाम है आर। और इसमें लिखा है ए का संबंध बी से तब है जब बी बराबर a + 1 हो। तो द्वारा परिभाषित संबंध आर क्या है? समतुल्य, समित या संक्रामक है। तो बहुत ही आसान पर सवाल है। तो इसमें मान रखना है बस एक भी काम से, इस समुच्चय में से रखना है। तो रख देते हैं। सबसे पहले मान रख दो a का मान 1 रख दो। b का कितना आएगा 2। a का 2 रखेंगे 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 आएगा, और 4 रखेंगे तो, और 5 रखेंगे तो। अब इसमें स्पष्ट दिख रहा है ये समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का संबंध 1 से नहीं है इसमें। तो आपको इतना ही लिखना है 1 1 बिलोंग नहीं करता है आर में, समतुल्य नहीं है। बस सम्मित में देखना है तो 1 2 बिलोंग करता है आर में, लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं करता आर में, इसलिए सम्मित नहीं है। 1 का संबंध 2 से, 2 का 3 से, तो क्या इसमें 1 का 3 से है? तो नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं है। बस ये इतना ही सवाल है। ठीक है।
समुच्चय आर में, आर का मतलब होता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, यानी दुनिया की तमाम संख्याओं का समुच्चय है, उसके अंदर एक संबंध है आर, और ये कह रहा है ए का संबंध बी से तब है जब ए छोटा या बराबर है बी के। तो हमें इसमें समतुल्य और संक्रामक साबित करना है, लेकिन सम्मित नहीं है, ये साबित करना है। ऐसा ही करना है कि देखना, ये समतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है, ऐसे साबित करना है। इसका मतलब तो पता होगा, इसका क्या मतलब है, ए या तो बी के बराबर होना चाहिए या ए बी से। अब ये सम्मित साबित करना है, अगर सॉरी समतुल्य साबित करना है। अगर समतुल्य ना हो तब तो एक रीजन लिखना है, जैसे पिछली बार हमने लिख दिया कि एक का संबंध एक से नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज समतुल्य हो ना तो उसे फिर हर अवयव के लिए लिखना पड़ता है। हर अवयव के लिए लिखने का मतलब आप ऐसे लिखोगे, हमें क्या करना है, इसमें ए का संबंध ए से करना है। तो ए का संबंध ए से करना है, उसका रीजन पहले लिखना पड़ेगा। आपको पता है ए जो होता है वो ए के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो हम लिख सकते हैं ए छोटा या बराबर होता है कि ये बात सही है या गलत है, सही है। दोनों में से एक चीज लागू होनी चाहिए, तो ए बराबर हो रहा है ए। अब ए चूंकि ए के छोटा या बराबर है, अगर मान लो मैं यहाँ बी की जगह ए लिख दूं, ए छोटा या बराबर है ए के, तो यहाँ बी की जगह भी क्या आएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए किस में बिलोंग करेगा, आर में। और फॉर ईच लिखोगे ए बिलोंग टू आर, और ये आर ये समुच्चय वाला है। ठीक है, आपको लिखना है बस इतने, और कुछ नहीं लिखना। तो चूंकि ए छोटा या बराबर होता है ए के, इसलिए ए का संबंध ए से हो गया, और ये बात हर ए पर लागू होगी। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। आप आर में कोई भी संख्या ले लो, 5, 4, 3, 1/2 कोई भी ले लो, वो संख्या खुद के बराबर होती है नहीं होती, तो बस वही बात लिखी हमने। अब उन सारी संख्याओं को हमने एक ही अवयव से रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्रेजेंट किया, ए से। अतः आर समतुल्य है। तो जो चीज समतुल्य होती है ना, आर समतुल्य है, उसको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, और समतुल्य ना हो उसका एक रीजन लिख दो, यानी एक उदाहरण लिख दो कि इस वजह से ये समतुल्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पीछे एक सवाल आया था, ए छोटा या बराबर है 20 करके, याद है क्या? ये समतुल्य नहीं था। हमने क्या रीजन दिया था, हमने ये लिखा था कि चूंकि 1/2 छोटा नहीं होता 1/2 के स्क्वायर। जब नहीं हो तो ऐसा उदाहरण दो, और जब हो तो इस तरीके से करना है। बात समझ में आ गई? ऐसे करना होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके सम्मित की। अब वैसे भी लिखा है किताब में सम्मित नहीं है तो एक रीजन काफी है, और वो रीजन ये है, मैं 2 संख्या ले लेता हूं, जैसे एक 3 ले ली, एक 4 ले ली, बिलोंग टू आर। सम्मित में हमेशा 2 अवयव लेने होते हैं, समतुल्य में 1, सम्मित में 2, संक्रामक में 3। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है सम्मित में क्या लेना होता है, पहले x का रिलेशन y से, पहले ये लेके चलना होता है, फिर y का रिलेशन x से करना होता है। तो आप ऐसे लिखोगे कि चूंकि 3, 4 बिलोंग करता है आर में। अब 3, 4 बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 छोटा या बराबर होता है, छोटा होता है ना, बराबर नहीं तो छोटा तो होता है। लेकिन 4 जो होता है वो ना छोटा होता 3 से ना बराबर होता। इसका मतलब ये हो गया कि 4, 3 बिलोंग नहीं करेगा आर में। तो 4, 3 आर में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि आर सम्मित नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रामक की। और संक्रामक के लिए, संक्रामक है ना, ये संक्रामक है तो आपको 3 अवयव लेने पड़ेंगे, ए बी सी या एक्स वाई जेड। क्योंकि संक्रामक होगा तो फिर वैसे सिद्ध करना पड़ेगा, उदाहरण से काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी बिलोंग टू। अब संक्रामक में ये पहले मानना पड़ता है कि ए बी बिलोंग टू आर है और बी सी बिलोंग टू, ये पहले लेके चलना पड़ता है इसमें। अब ए सी बिलोंग टू आर लेके आएंगे। अब ए बी बिलोंग टू आर का क्या अर्थ है इस सवाल के मुताबिक या इस संबंध के मुताबिक, ए छोटा या बराबर है, और इसका क्या मतलब बी छोटा या बराबर है, ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो ए सी से छोटा हुआ या नहीं हुआ, ये हमेशा होगा। ए हमेशा किससे छोटा होगा, सी से। तुमसे कोई भी संख्या सोच लो, अगर आपने कोई संख्या बी से छोटी ली है
फिर डी आपने सी से छोटी ली, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, 2 हमेशा 4 से छोटा होगा। अच्छा कई बार उल्टा कब हो जाता है पता है आपको? उल्टा तब हो जाता है जब यहाँ स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, तब उल्टा। अगर पिछला एक सवाल था ना, ए छोटा है 20 स्क्वायर से, वहां पर हमने एक उदाहरण दिया था, वो याद है क्या संख्या? सर 5 3 1 कुछ ऐसे 3 माइनस 2 और 1 ली थी, उसमें 3 माइनस 2 के स्क्वायर से छोटा था, माइनस 2 1 के स्क्वायर से छोटा था, लेकिन 3 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं था। समझ में आई बात? जब स्क्वायर और क्यूब आता है ना तब गड़बड़ हो जाती है। बाकी तो नॉर्मल सी बात है, राम मोहन से छोटा, मोहन सोन से छोटा, तो राम सोन से छोटा ही होगा। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए तब दिक्कत हो जाती है। तो ये नॉर्मल सा सवाल है, ए छोटा है सी से, इसका मतलब हो गया ए सी किस में बिलोंग करेगा? आर में। यहां लिखना पड़ेगा आपको फॉर ईच ए बी सी बिलोंग टू, ये आर समुच्चय वाला। यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी तो था ही नहीं। कोई दिक्कत इसमें? सवाल है ये, सवाल है, इसमें समुच्चय है 1 2 3 4 5 और संबंध का नाम है आर। ये कह रहा है आर ए का रिलेशन बी से तब है जब a माइनस बी का मापांक एक सम संख्या है। ऐसा संबंध है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध वो होता है जो समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो। समतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो तो उसे तुल्यता संबंध बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो तुल्यता संबंध का क्या मतलब हुआ? तीनों होना चाहिए, समतुल्य भी, सममित भी और उसे तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो इसे तीनों साबित करना है। तो ये सवाल आपको एक समुच्चय देके ऐसे भी आ सकता है और हो सकता है ये सवाल आपको जेड में पूछ ले या आर में पूछ ले, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सवाल आपको जेड में भी पूछा जा सकता है और इस सेट ए में भी पूछा जा सकता है, जेड में भी पूछा जा सकता है। आप कैसे में भी आ जाए, जेड में आ जाए, इस समुच्चय में आ जाए, तो मैं जैसे करा रहा हूं ऐसे कर देना। ठीक है, तो हम सबसे पहले समतुल्य की जांच करते हैं। समतुल्य में एक ही अवयव लेते हैं ना, एक ही अवयव लेते हैं। तो मान लेता हूं मैं ए अवयव है और वो ए हमने किससे ले लिया? ए से। अगर जेड लिखा है पेपर में तो जेड लिख देना। समझ गए? क्या करना है बताओ? ए का रिलेशन ए से करना है। ए का रिलेशन ए से कब होगा बताओ? जब ए माइनस ए क्या होगी? तो पहले ये लिखूं ए का रिलेशन ए से या पहले ये लिखूं ए माइनस ए सम संख्या? पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि चूंकि a माइनस ए का मापांक 0 होता है जो कि सम संख्या है। कौन सी संख्या है ये? इसलिए a का रिलेशन किससे हो गया? फॉर ईच a बिलोंग टू। तो बस कितना ही लिखना है आपको। अब तुम सोचने के लिए ऐसे सोच सकते हो, मान लो इसमें संख्या 4 है, क्या 4 का रिलेशन 4 से होगा? क्यों नहीं होगा? 4 माइनस 4 क्या होता है? और 0 क्या होती है? सम संख्या। तो इसका मतलब 4 का रिलेशन किससे हो गया? तो मैंने ये सारी संख्याओं के लिए लिख दिया। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं, आता है आर समतुल्य, ये जरूर लिखना भी आता है आर समतुल्य। अब सममित के लिए बोलो क्या करें? 2 अवयव, कौन से 2 अवयव लें? मान लेते हैं ए बी बिलोंग टू क्या है? ए। समुच्चय ए है या जेड है, उससे लेना पड़ेगा। अब दोबारा बताओ क्या माने? पहले क्या मानोगे? ए बी बिलोंग टू, पहले यही लिखना है। सममित के अंदर आपको सममित की डेफिनेशन में लिखाया हुआ है ये। ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर का मतलब क्या है? इसका मतलब है a माइनस बी का मापांक कौन सी संख्या है? तो a माइनस बी का मापांक सम संख्या है, तो b माइनस a का मापांक भी क्या होगी? होती है या ऐसे ही लिख दिया? 4 माइनस 8, 4 मान लो a का मान 4, या ये ले लो आप 2 और 4, 2 माइनस 4, माइनस 2 का मापांक क्या होता है? 2 होता है। 2 सम संख्या होती है। अब 4 माइनस 2 भी क्या आएगी? सम संख्या आएगी। समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब अगर a माइनस बी सम संख्या है तो b माइनस ए भी क्या होगी? सम संख्या होगी। मान लो a का मान 2 है, b का 6 है, सॉरी 6 तो इसमें नहीं है, 1 5 मान लो,
ए का मान 1 है, बी का 5 है। 1 5 1 का रिलेशन 5 से तब होगा जब 1 माइनस 5 क्या होगा, -4। सम संख्या होती है, -4 का मान 4 आ जाएगा, सम संख्या होती है। और 5 माइनस 1 4 भी क्या होती है। तो इससे हम ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। और b माइनस ए अगर सम संख्या है तो इसका मतलब हो गया बी ए बिलोंग टू क्या होगा, r। और बी ए बिलोंग टू r होने का मतलब हो गया r सममित है, ठीक है। हाँ, फॉर ईच शब्द यहाँ लिखना पड़ेगा, फॉर ईच ए बी बिलोंग टू। अब संक्रामक की बात कर रहे, सारे सवाल एक जैसे से ही हैं, इसमें तरीका सबका एक है, बस बीच वाली 2 लाइनें बदलती है। ये तो पिछले सवाल में भी किया था, ऐसे ही करना है हर सवाल में। संक्रामक में 3 अवयव लेंगे, ए बी सी बिलोंग टू ए। अब इसमें मान लो ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर। ए बी बिलोंग टू आर का अर्थ क्या है, ए माइनस बी सम है, और इसका अर्थ है बी माइनस सी का मापांक सम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए माइनस सी भी क्या आएगी, सम आएगी। चाहे तुम कैसे भी देख लो, 4 माइनस 2 2 माइनस 0, ये का मान 4, बी का मान 2, बी का मान 2, सी का मान 0। 4 माइनस 2 सम संख्या, 2 माइनस 0 सम संख्या, तो 4 माइनस 0 भी क्या आएगी, सम संख्या आएगी। तो इसका मतलब a माइनस बी सम संख्या, a माइनस सी सम संख्या, इसका मतलब ए सी बिलोंग टू क्या होगा, r। और ईच आपको लिखना है ए बी सी बिलोंग टू, अतः r संक्रामक है। समझ में आया, उतार लो, कईयों में कंफ्यूजन होगा इसमें, उतार लो। 11 नंबर सवाल देखिए, किताब में ध्यान देना सारे, जिनके पास नहीं है वो मेरी तरफ ध्यान दो। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, समतल में स्थित कोई बिंदुओं का समुच्चय है। 11 नंबर सवाल है, उसमें कोई सेट का नाम नहीं, हम दे देते हैं ए। तो मान लेते हैं ए जो है ना, ए बिंदुओं का समुच्चय है। अब संख्याएं नहीं है अभी, ये बिंदुओं का समुच्चय। जैसे मान लो ये हमारा बोर्ड है, इस पे हमने बहुत सारे बिंदु बना दिए, या दुनिया में जितने भी बिंदु होते हैं वो सारे ए में हैं। ये बिंदुओं का समुच्चय ए। तो आज हमें बिंदुओं के बारे में सोचना है, संख्याओं के बारे में नहीं सोचना है। किसके बारे में सोचना है, बिंदुओं के बारे में। अब ये क्या कह रहे हैं, आर एक संबंध का नाम है, आर एक संबंध का नाम है, और ये कह रहा है पी का संबंध क्यू से है। पहले तो ये बताओ पी क्यू क्या चीज है, बिंदु है। पी कोई बिंदु है, उसका क्यू से संबंध है। और कब है संबंध, जब बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और क्यू की मूल बिंदु से दूरी बराबर हो। ये कह रहा है ये जो पी है ना, ये पी है, इसका क्यू से रिलेशन तब होगा जब पी और क्यू की दोनों की दूरियां मूल बिंदु से क्या हो, बराबर हो। मान लो मूल बिंदु ओ है, मान लो एक बार मूल बिंदु क्या है, ओ है, तो कौन कौन सी दूरी बराबर होनी चाहिए, तो शॉर्ट में कहेंगे ओपी बराबर क्या होना चाहिए, सब फटाफट बताओ, समतुल्य होगा क्या, क्या कहा था मैंने, क्यू की जगह क्या सोचना है, पी। अब बताओ ओपी बराबर ओपी होता है क्या, बस समतुल्य हो गया। दूसरा बिंदु सोचना ही नहीं है, तो आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि ओपी बराबर क्या होता है, ओपी। इसका मतलब ये हो गया पी का रिलेशन किससे हो गया, पी से। फॉर ईच पी बिलोंग टू ए। मतलब सोचने का मतलब है कि जैसे मान लो ये मूल बिंदु है वो, और यहाँ पी है। अब इस पी की ओर से जितनी दूरी है उतनी दूसरे पी की ओर से दूरी, दूसरा है नहीं, पी है खुद ही है। समझ गए आप लोग, बोलने में ऐसे बोलेंगे, लिखने में ऐसे लिखना। और ये आप पी मानना चाहो तो स्टार्टिंग में पी मानोगे आप कहां से, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर क्या है, सम्मित। और बता दो फटाफट, सम्मित होगा क्या बताओ, कैसे लिखूं सम्मित के लिए, लिखने का तरीका वो इंपॉर्टेंट है। पी क्यू बिलोंग टू क्या लिखोगे, ए। अब क्या लिखूं, पी क्यू बिलोंग टू, इसका क्या मतलब है, ओपी बराबर ओक्यू। ओपी बराबर ओक्यू है तो ओक्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओपी। ओक्यू बराबर, अगर यहाँ लिख देना भाई ओ मूल बिंदु है, क्योंकि सवाल में कहीं जिक्र नहीं है ओ क्या चीज है, हमने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है। अब ओक्यू बराबर ओपी है, इसका मतलब क्यू पी बिलोंग टू क्या हो गया, और ईच पी क्यू बिलोंग टू। संक्रामक बताओ,
होगा या नहीं होगा, इतना बता दो। क्या लिखोगे संक्रामक में? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। पहले लिखोगे पी क्यू बिलोंग टू, उसके बाद क्यू आर बिलोंग टू। इसका क्या मतलब है? ओपी बराबर है, और इसका मतलब ओ क्यू बराबर है ओपी बराबर है, इसका मतलब पी आर बिलोंग टू। संक्रामक हो गया, ये बिलोंग टू वगैरह लिख लेना। एक मिनट रुको, इसमें आगे बात बाकी है थोड़ी सी। क्या लिखा है इसमें? ये तुल्यता संबंध हो गया। तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो वो तुल्यता संबंध होता है। क्या होता है? तुल्यता संबंध। आगे क्या लिखा है? पुनः सिद्ध कीजिए कि P जो कि 0 0 नहीं है उससे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय एक ऐसे वर्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। ये कह रहा है एक P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है, ये 0 0 नहीं होना चाहिए, मूल बिंदु नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा है P इज नॉट इक्वल टू 0 0। तो मूल बिंदु के अलावा तुम्हें कोई और बिंदु सोचना है, ठीक है? और यहां मूल बिंदु है O। अगर मैं ये कह दूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर मैं ये कह दूं P और Q आपस में संबंधित हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी मूल बिंदु से दूरी उतनी है जितनी इसकी है। समझ गए? तो बताओ क्या P और Q संबंधित है या नहीं है? बता दो। अगर जैसे मैंने P का संबंध Q से किया, मैं दोबारा बता देता हूं, इसमें लिखा है साफ साफ P का संबंध Q से तब होगा जब दोनों की दूरियां मूल बिंदु से क्या होगी? बराबर। मूल O यहाँ पे क्या है? मूल बिंदु है। तो जैसे P का रिलेशन Q से है, ऐसे ही मैं कह दूं कि ना एक बिंदु और भी है R, ये भी P से संबंधित है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हो गया R की भी दूरी उतनी है। क्या जैसे मैंने Q और R दो बिंदु लिए हैं P से संबंधित, तो वैसे और भी लिए जा सकते हैं? कहां लेंगे? जैसे मैंने दो बिंदु लिए हैं Q और R है, क्या ऐसे हम P से संबंधित और बिंदु ले सकते हैं क्या? किधर लेने पड़ेंगे? यहां या इधर? इस मतलब जितनी दूरी है उतनी दूरी पे लेना पड़ेगा। ऐसे कितने ले सकते हैं? ऐसा बिंदु ले लेते हैं। ये सारे बिंदु मिलके क्या कहलाएंगे? उसका केंद्र क्या होगा? मूल बिंदु ही होगा। यही साबित करना है। देखो तुम, इसमें क्या लिखा है? P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय। अब तुम बताओ P से संबंधित जो सारे बिंदु है उसके बारे में क्या कहोगे? क्या है? एक वर्त है और उसका केंद्र क्या है? तो कहने का मतलब P से संबंधित जितने भी बिंदु है, मतलब जितनी दूरी P की है उतनी दूरी पे अगर हम और बिंदु लें तो वो सारे एक वर्त बनाते हैं जिसका केंद्र क्या होगा? ये हमें साबित करना। तो ये सिर्फ समझना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? इतना ही सवाल है। अगले टॉपिक का नाम है फलन या फंक्शन, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले फलन की परिभाषा पढ़ी थी। तो पहली बात तो फलन एक प्रकार का संबंध ही होता है, लेकिन ये विशेष प्रकार का संबंध होता है। किन कंडीशन में इसको हम फलन बोलते हैं? वो कंडीशन क्या होती है? मान लो कोई संबंध A से B में परिभाषित है, कोई संबंध A से B में परिभाषित है। फिलहाल उस संबंध को हम F से लिख रहे हैं, अभी इसको फलन बोलेंगे। तो ये संबंध फलन कब बन जाता है? जब A का प्रत्येक अवयव, इसका प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय अवयव से, अद्वितीय अवयव का मतलब है केवल एक से, मतलब इसके प्रत्येक अवयव का संबंध B के अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। अद्वितीय अवयव का मतलब इतना सा है, इधर कोई अवयव है उसका आगे एक अवयव से संबंध होना चाहिए, उसका दो अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए, एक ही अवयव से संबंध होना चाहिए, और प्रत्येक अवयव इसका संबंध में भाग लेना चाहिए, तब उसको हम फलन बोलते हैं। नॉर्मली जब हम एक फलन संबंध लिखते हैं, मैं पहले एक संबंध लिख रहा हूं, मान लो ये A है, A के अंदर अवयव है 1 2 3 4 और B के अंदर अवयव है ABCD।
हमने 1 का ए से संबंध बना दिया, 2 का बी से बना दिया, 3 का सी से बना दिया। ये संबंध होता है या नहीं होता है? संबंध होता है। ये संबंध तो ये भी है 1 का ए से, तो ये संबंध है, लेकिन ये फलन नहीं है। अब ये फलन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ए का प्रत्येक अवयव संबंध में भाग नहीं ले रहा। ए का प्रत्येक अवयव संबंध में भाग लेना चाहिए, तो यानी आपको यहाँ 4 का संबंध डी से और दिखाना पड़ेगा। अब ये जो संबंध है आपके सामने, ये फलन बन गया। अब इसे फलन बोलेंगे। ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से, यानी 1 का संबंध आगे 1 से ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 का ए से भी संबंध है, 1 का बी से भी संबंध है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर हम ऐसे बना दें, मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है, और यहां लिख दिया हमने 1 2 3 4, यहां लिख दिया ए बी सी डी। 1 का ए से हो गया, 1 का बी से भी हो गया, 2 का सी से, 3 का डी से, 4 का डी से। ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। ये फलन क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का संबंध आगे 2 अवयवों से हो रहा है, इसलिए ये फलन नहीं है। एक और फलन बना लेते हैं अपने। जैसे मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट, इसको बोलते हैं वेन आरेख के द्वारा समझना। फलन कई प्रकार से लिखा जाता है, ये हम वेन आरेख के द्वारा या तीर आरेख के द्वारा समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, और ए में वही ए बी सी डी है। 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध ए से है, 3 का बी से, 4 का सी से। क्या ये फलन है? ये भी फलन है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक अवयव बुक है, कोई भी अवयव खाली नहीं है एक का, और हर अवयव का आगे एक ही अवयव से संबंध है। इसका भी 1 से ही है, इसका भी 1 से ही है, इसका भी 1 से, इसका भी 1 से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अवयव का 2 से संबंध हो जाए, वो फलन नहीं होता। तो ये फलन है, और इसका कोई खाली भी नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो इसमें 5 और है, तो आपको 5 को भी बुक करना पड़ेगा, चाहे सी के साथ रिलेशन बना दो, चाहे डी के साथ बना दो। ये फलन की परिभाषा होती है। समझ में आई बात? तो ये तो हो गया फलन को तीर आरेख, बीच में बोले ना भी, या वेन आरेख के द्वारा समझना। इसी फलन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फलन लिख दिया कर्मिक युग्मों के रूप में, जैसे हम संबंध लिखते थे ना, वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 का रिलेशन ए से हो गया, 2 का रिलेशन बी से हो गया, 3 का रिलेशन सी से हो गया, 4 का रिलेशन डी से हो गया। इस वाले फलन को लिखा है मैंने। तो फलन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये 2 नंबर तरीका है लिखने का। इसे कर्मिक युग्मों के रूप में बोल दो या रोस्टर रूप में बोल दो, एक ही बात है। इसी फलन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फलन में 1 रखा तो रिजल्ट क्या आया? ए आया। तो 1 पर फलन का मान कितना है? ए। 2 पर फलन का मान कितना है? बी। 3 पर फलन का मान क्या है? सी। 4 पर फलन का मान क्या है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब होता है 1 पर फलन का मान ए है। इस शब्द को कैसे पढ़ा जाएगा? इस शब्द को पढ़ा जाएगा 1 पर f का मान ए है, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। ये ए जो है ये प्रतिबिंब कहलाता है, ए प्रतिबिंब कहलाता है, और ये जो 1 जो है ये पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। इसको पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हो 1 का f प्रतिबिंब ए है, ए का f प्रतिबिंब क्या है? ए है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम पूरी लाइन को, 1 का f प्रतिबिंब ए है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। तो कई इसको शॉर्ट में 1 की f इमेज ए भी बोलते हैं। ये बोलने की भाषा है, अपने नॉर्मल f1 इक्वल टू ए बोलेंगे। मतलब ऐसे भी पढ़ा जाता है 1 पर f का मान ए है, 1 पर f का प्रतिबिंब ए है, 1 पर f इमेज ए है, और ये इधर वाला पूर्व प्रतिबिंब है। अगर मैं आपको ए का पूर्व प्रतिबिंब पूछूं तो क्या बताओगे? 1 बताओगे। बी का पूर्व प्रतिबिंब 2, सी का पूर्व प्रतिबिंब, यानी आप ये कह सकते हो ये जो होते हैं ना ए बी सी, ये प्रतिबिंब होते हैं, और ये जो होते हैं ये पूर्व प्रतिबिंब होते हैं, ये पूर्व प्रतिबिंब होते हैं। तो फलन को लिखने के 3 तरीके हो गए, और चौथा तरीका होता है फलन ऐसे लिखा जाता है। fx बराबर में लिख दिया मैंने 3x + 4, और f परिभाषित है r से r में। ये सबसे ज्यादा चलन में है,
हमारे सवाल इसी पे आधारित होंगे। फलन ऐसे भी लिखा जाता है, ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है, जो मानक तरीका है, जो सारे यूज करते हैं। ये तो सिर्फ समझने की दृष्टि से होता है, समझने के लिए फलन क्या है क्या नहीं है उसके लिए लिखा जाता है। फलन इसी तरीके से लिखा जाता है। अब इस फलन के अंदर आप लिखना चाहो, मान लो x की जगह 1 लिखना चाहो तो उत्तर कितना आएगा 7। इसका मतलब 7 प्रतिबिंब है। 7 क्या है इसका, और 1 क्या है, ये जो 1 जो है ये पूर्व प्रतिबिंब है। अब इसको पूरा तो वेन आरेख से बनाना संभव नहीं है। अब आप इसी फलन को है ना ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। ऐसे तो लिख ही दिया, f1 इक्वल टू क्या है 7 आया है। f2 निकालेंगे तो क्या आएगा, f2 निकालेंगे 3 2 6 और 6 और 4 10 आ जाएंगे। f3 निकालेंगे तो 3 3 9 और 4 13। तो ऐसे तो हो ही गया ये। अच्छा ऐसे मतलब कर्मी द्विगुण रूप में लिखना चाहें तो 1 का संबंध किससे है 7 से, 2 का किससे होगा 3 2 6 और 4 10 से, 3 का किससे होगा 3 का 3 और 9 और 4 है 13। ऐसे चलता जाएगा ये, क्योंकि इसका प्रांत आर है। तो अब यो ऐसे और भी बहुत लेने पड़ेंगे। आप इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हो इस तरीके से। 1 का संबंध किससे है 7 से, 2 का 10 से, 3 का, ऐसे चलता जाएगा ये। तो ये फलन हो गया आपका R2 R डिफाइंड, R से R में परिभाषित हो गया ये फलन f। तो फलन ऐसे भी लिखा जाता है 2 नंबर तरीका, 3 नंबर तरीका, 4 नंबर तरीका। 4 तरीकों से फलन को लिखा जाता है। ज्यादा चलन में ये है, कभी कभार ये आ जाता है। ये वेन डायग्राम वगैरह तो सिर्फ समझने के लिए। तो इस फलन में देख के मुझे ये बताओ 5 का प्रतिबिंब क्या होगा और 19 का पूर्व प्रतिबिंब है। इस फलन के अंदर जो ये आर होता है ये प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है, पहले वाला प्रांत होता है, बाद वाला सह प्रांत होता है। पहले वाला क्या होता है और बाद वाला क्या होता है। ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको लिखाऊंगा, फिलहाल आप समझ लो। तो ये प्रांत है और ये सह प्रांत है। इसके अंदर देखिए ये पहला जो पूरा का पूरा सेट है ना ये प्रांत है, और ये बी क्या होता है सह प्रांत होता है। इसको डोमेन बोलते हैं, इसको को डोमेन बोलते हैं। एक होता है परिसर। परिसर का मतलब ये होता है सह प्रांत के वो अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अब सह प्रांत के अंदर मान लो जैसे यहाँ ई और होता तो परिसर में कौन कौन से आते, ABCD आते, ई नहीं आता क्योंकि ई का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। समझ गए आप लोग। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 1 लिखा है ना, 1 प्रांत का है या परिसर का है, 1 तो प्रांत का है और 7 किसका है। तो प्रतिबिंब जो होते हैं ना वो सह प्रांत के मान लो या परिसर के मान लो, ये परिसर का है। और जो पूर्व प्रतिबिंब होता है वो किसका होता है, प्रांत का। कहने का मतलब ये है ये जो 1 2 3 है ये तो क्या है प्रांत के, 7 10 13 क्या है। तो परिसर का मतलब एक तरीके से उत्तर हो गया। मतलब हम फलन में जो अवयव रखते हैं ना वो तो हो गया प्रांत। जैसे आपने फलन में 1 रखा, फलन में 2 रखा, फलन में 3 रखा, ये तो हो गया प्रांत। और जो उत्तर आ रहा था 7 10 13 वो क्या हो गया परिसर। तो प्रांत का मतलब वो हो गया फलन अगर A से B में परिभाषित है तो A प्रांत है। अच्छा फलन में जो हम अवयव रख रहे थे 1 2 3 ये कहां से रख रहे थे, प्रांत से या सह प्रांत से, प्रांत से। अवयव हमेशा किससे लिखे जाते हैं, दोबारा समझो। 1 का प्रतिबिंब A है, 2 का प्रतिबिंब B है। हमने इस चीज को ऐसे लिखा था तो यहाँ पे हमने फलन के अंदर A रखा है या 1 रखा है, और 1 किसका है, प्रांत का। इसका मतलब फलन में अवयव हमेशा प्रांत से लिखे जाते हैं। किससे लिखे जाते हैं, और जो उत्तर आता है वो किसका होता है, परिसर। और वो परिसर किस में होता है, सह प्रांत में। तो हमेशा ध्यान रखना परिसर जो होता है ना वो पूरा का पूरा किस में होता है, तो ये सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। इतनी बातें समझ में आएगी क्या आपको, ठीक है। तो एक बार ये बताओ, लिखते हैं ये तत्समक फलन है। तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन या आई फंक्शन, कई इसको शॉर्ट में IX भी लिखते हैं। बाकी मूल इसको लिखा जाता है fx बराबर x।
यानी फलन में जैसा अवयव रखो वैसा ही उत्तर आ जाए, तो वो हो गया तत्समक। तत् संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका होता है उसका, तो तत्समक यानी उसके समान, तो उसी के समान उत्तर। जैसे मान लो इसमें आपने 4 रखा तो उत्तर क्या आएगा, 5 रखा तो 5 आएगा, 3 रखा तो 3 आएगा। तो तत्समक फलन यही है। अब आप अगर इसका आलेख बनाना चाहो तो सिंपल सा तरीका है, आलेख बनाने के लिए हमेशा आपको fx की जगह क्या लिखना पड़ेगा, y। तो y बराबर x का आलेख बनाना है। इसका आलेख तो आसान है, आपको पता भी होगा क्या होता है y बराबर x का आलेख। टेबल बना लेना, x का मान 0 तो y का 0, x का 1 करोगे तो y का भी क्या आएगा, x का 2 y का 2। तो इस तरह की एक सरल रेखा आएगी और ये सरल रेखा y बराबर x को रिप्रेजेंट करती है। इसकी प्रवणता क्या है बता सकते हो, इधर ध्यान दो। y बराबर mx प्लस c से तुलना करो, m का मान क्या है, y बराबर mx प्लस c। c वाला मान तो 0 है लेकिन m का मान क्या है 1, और m का मतलब क्या होता है tan थीटा। m का मतलब tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर 1, थीटा कितना हो गया, तो ये वाला कोण इसमें 45 डिग्री होता है। ये तत्समक फलन कहलाता है। रही बात इसके प्रांत की, आपको प्रांत और परिसर मैंने ग्राफ से देखना बताया है। प्रांत का मतलब होता है कि आप एक्स अक्ष के ऊपर नीचे देखो, तो एक्स अक्ष के ऊपर नीचे ग्राफ आ रहा है, इधर ऊपर आ रहा है इधर नीचे आ रहा है, तो इसका प्रांत आर ही है। इसका प्रांत क्या है, और परिसर वाई अक्ष पे दाएं बाएं देखो आर है, तो परिसर आर है, इसका मतलब आप सह प्रांत इसका क्या लिख सकते हो, आर। तो इस फलन की रेंज क्या है, रेंज का मतलब परिसर, परिसर क्या है इसका आर है, प्रांत क्या है इसका आर, और सह प्रांत हमेशा परिसर से बड़ा होता है। तो आर से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, आर तो सबसे बड़ा समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय है ये तो इसका मतलब आर इसका क्या हो गया। मूल बात होती है परिसर प्रांत की, तो प्रांत इसका आर है, परिसर इसका आर है, ग्राफ इसका ये है। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपका तत्समक फलन है। इसी से रिलेटेड एक और भी होता है, इंक्लूजन फंक्शन बोलते हैं उसको, आविष्ट फलन, वो आपके काम का नहीं है तो मैं छोड़ रहा हूं। तत्समक के बाद है अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन y बराबर c या fx बराबर c। फलन ऐसे बोलो बेटा, fx बराबर c। वो तो fx को y तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फलन ग्राफ बनाने के लिए लिखते हैं। मूल फलन क्या है, अचर फलन fx बराबर c, ये फलन है हमारा। अब इसका प्रांत बताओ, प्रांत का मतलब जो अवयव रख सके। आपको प्रांत पे मैंने बहुत सवाल करवाए हैं, प्रांत में वो अवयव नहीं लिए जाते जो फलन को अनंत या काल्पनिक बनाते हो। ये कभी अनंत बनेगा क्या बताओ, नहीं बनेगा। तो इस फलन का प्रांत क्या हो गया, आर, और सह प्रांत आप इसका आर लिख सकते हो, लेकिन परिसर इसका सी होगा, क्योंकि इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, सी आएगा। इसका ग्राफ y बराबर सी का बनाना है, तो y बराबर सी यहां बना दो, ये y बराबर c का आलेख है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये दूरी कितनी है c है, तो ये y बराबर c का आलेख है। c की जगह आप यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, मान लो यहाँ 2 ले लिया, तो y बराबर 2 का आलेख तो यही बनेगा। आपको जो रेखाओं वाला चैप्टर उसमें बताया ना ग्राफ बनाना, तो y बराबर c का आलेख ऐसे बनेगा। या y बराबर मान लो 3 का बनाना है, कैसे बनाओगे, y बराबर 3 का ऐसे बनेगा। यहाँ y का मान 3 है, ये वाली दूरी 3 है, इस बिंदु के निर्देशांक 3 0 है। अब ये y बराबर 3 का आलेख क्यों है, यहाँ देखो इसकी सीध में y का मान कितना है 3, इसकी सीध में y का मान 3, यहाँ भी y का मान 3, हर जगह y का मान 3 मिलेगा, इसीलिए ये y बराबर 3 का आलेख है। अब बात करते हैं ग्राफ से प्रांत परिसर देखना, ये 11th वाला रिपीट हो रहा है। प्रांत परिसर देखना, एक्स अक्ष के ऊपर नीचे देखो ग्राफ कहां तक है, 0 के बाद भी ऊपर ग्राफ नहीं, 0 से आगे अनंत तक नहीं है क्या ग्राफ है, ऊपर की साइड है ना, पीछे चलोगे तो फिर ऊपर की साइड ग्राफ है। अगर ऊपर की साइड ना मिले ग्राफ तो फिर नीचे की साइड देखो, होना चाहिए किसी भी साइड, वो प्रांत में होगा। तो ऐसा कोई बिंदु है क्या एक्स अक्ष पर जिसकी सीध में ग्राफ ना हो, हर बिंदु पे है ना, इसका मतलब इसका प्रांत क्या है, परिसर। अगर आपको देखना है तो y अक्ष पे दाएं बाएं देखो, क्या 0 की सीध में इधर दाईं तरफ ग्राफ है, बाईं तरफ है, तो किस बिंदु पे ग्राफ है, केवल C की सीध में ग्राफ है, इसलिए इसका परिसर ओनली C होगा। तो इस ग्राफ के अंदर प्रांत R है, परिसर सह प्रांत R है, लेकिन रेंज ऑफ एक्ट परिसर क्या होगा, ओनली C होगा। एक बार इतना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
या जिसको मोड फंक्शन भी बोलते हैं। ये फलन क्या होता है? एफ एक्स बराबर में मापांक एक्स या मोड एक्स इसको बोलते हैं। ये मोड एक्स आगे दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है प्लस का एक्स और एक लिखा जाता है प्लस एक्स। तब लिखा जाता है जब एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा हो, और माइनस एक्स कब लिखा जाता है? जब एक्स का मान 0 से। एक बार और समझा देता हूं कैसे। मान लो मापांक के अंदर आपने 5 लिखा है। अब बताओ ये एक्स का मान 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 से बड़ा है, तो ये x डायरेक्ट x लिखा जाता है, यानी ये 5 डायरेक्ट 5 लिखा जाता है। अगर आपने x की जगह यहाँ पे कोई मान 0 से बड़ा लिखा है तो आपका मापांक x सीधा x लिखा जाएगा। और मापांक x माइनस x कब लिखा जाता है? जब आप x की जगह यहाँ पे कोई मान 0 से छोटा कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने मापांक के अंदर -5 कर दिया। अब ये x का मान बताओ -5 0 से मैंने छोटा लिया या बड़ा लिया है? 0 से छोटा लिया है, तो ये कंडीशन लगेगी आपका मापांक x, ये x है, ये मापांक x आपका -x लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो माइनस और x की जगह क्या है फिलहाल? -5 है, तो ये उत्तर आपका क्या आ जाएगा? दोनों ही कंडीशन में +5 आएगा। सिंपल भाषा में अगर यूं कहे, मान अगर प्लस का है तो डायरेक्ट आएगा, और माइनस का है तो एक और माइनस लगेगा ताकि टोटल प्लस का है। बात समझ में आ गई? ये होता है मापांक x, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। तो एक तरीके से इसमें दो ग्राफ है। एक तो है x का, एक किसका है? और fx को हम ग्राफ बनाने के लिए हमेशा क्या लिखते हैं? तो एक तो ग्राफ बनाना है y बराबर x का, एक बनाना है y बराबर -x। मैं टेबल से भी बता सकता हूँ, थोड़ा सा तरीका स्टैंडर्ड किया और कुछ नहीं किया। टेबल बनाऊंगा आसानी से बन जाएगा, पर विदाउट टेबल कर रहा हूँ। y बराबर x कब बनाना है? जब x का मान किससे बड़ा है? और माइनस ये y बराबर -x कब बनाना है? जब x का मान क्या है? 0 से। तो आपको y बराबर x का ग्राफ तो आता ही होगा, अभी तो बनाया था। y बराबर x कैसे बनता है? ऐसे बनता है। पर ये आपको उतना ही बनाना है जहां x का मान 0 से बड़ा। बताओ x का मान 0 से बड़ा इस आलेख में कहां से शुरू होगा? मूल बिंदु के इधर। तो मूल बिंदु के इधर आपको इसका ग्राफ बनाना है, और मूल बिंदु से इधर ग्राफ इतना ही बनता है, इतने बनता होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ हो गया y बराबर x का। और जैसे ही आप 0 से कम मानों के लिए जाओगे, x का मान 0 से कम इधर है, तो y बराबर -x का बनाना है। इसका कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है। तो ये बनेगा y बराबर -x का, और ये पूरा किसका हो गया? y बराबर मापांक x। समझ में आया ये? तो 0 के बाद में तो बनता है y बराबर x का, 0 से पहले बनता है y बराबर -x का। और जब 11th में मैंने इसको बताया था तब ऐसे नहीं बताया था, उस टाइम आप इसको इस तरह से समझने के लायक नहीं थे। फिर मैंने आपको ऐसे बताया था कि आप टेबल बनाओ, ये x ये y, 4-5 मान लो, fx को y मानो। फिर बोला था x का मान 0 तो y का मान क्या आएगा? x का मान 1 रखोगे तो y का मान, x का 2 रखोगे तो y का 2, x का -1 रखोगे तो y का क्या आएगा? 1, x का -2 रखोगे तो 2। अब मिला दो, ये 0 0 1 1 2 2, ये -1 पर y का मान 1, -2 पे y का मान 2, मिला दो, यही बनेगा। अब ग्राफ से देख के मुझे इसका पहले आप प्रांत बताओ। एक्स अक्ष पे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखो, हर जगह ग्राफ है तो प्रांत आर है। परिसर बोलो। परिसर मतलब y अक्ष पे दाएं बाएं देखना है। y अक्ष पे ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, इसकी सीधी में ग्राफ है क्या दाएं बाएं? तो यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है, तो 0 से अनंत, 0 इसमें शामिल होगा, साथ में अनंत। अनंत की तरफ हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है। इसको आप लिख सकते हो डोमेन ऑफ f इक्वल टू आर, इसको लिखा जाता है रेंज ऑफ f। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो r प्लस यूनियन 0। r प्लस का मतलब प्लस की संख्या यूनियन कर दिया 0 के साथ, तो r प्लस यूनियन 0 ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लिखोगे फलन किस में परिभाषित है? r से r में। फलन का प्रांत r, सह प्रांत r, लेकिन परिसर r प्लस यूनियन 0 होगा। कोई डाउट है तो बोलो इसमें। अच्छी तरह समझ में आ गया? इसके साथ आपको मैंने कुछ और ग्राफ भी बताया था। इसका ग्राफ भी आपको बताया था, y बराबर में x -3 का ग्राफ।
एफ एक्स बराबर लिख दो, एक ही बात है। एफ एक्स बराबर मापांक एक्स माइनस 3 का ग्राफ है। टेबल से तो बना ही सकते हो, टेबल बना लेना इस तरीके से। टेबल में 5-7 मान लिखना, एक्स वाई। हमेशा जब भी आप कोई ग्राफ बनाओ एक चीज का ध्यान रखना, x का मान 0 और y का मान 0, ये तो जरूर लिया करो। x का मान 0 किया मैंने, y का क्या आएगा बोलो? 3। अब मुझे y का 0 करना है, y का 0 x का क्या रखने से आएगा? y का 0 करना है, x का क्या रखने से आएगा? 3 रखने से। x का 1 कर दो, y का 2, x का 2 कर दो, y का 1, x का -1 कर दो, y का 4, x का -2 कर दो, y का 5। ये सारे बिंदु ग्राफ में मिला लेना, इस तरीके से ग्राफ आएगा। यहां बिंदु होगा 3 0, ये सारे बिंदु मिला लेना। पहला बिंदु था 0 3, x का 0 y का 3, दूसरा था 3 0, ये रहा। इस तरीके से मिला दिया। ये रेखा कौन सी है? y बराबर x माइनस 3, इसमें आगे माइनस लगा दो, रेखा वही रहेगी x माइनस 3, ये भी x माइनस, इसमें माइनस लगेगा जैसे इसमें लगा था। रहेगी रेखा y बराबर x, लेकिन ये y बराबर माइनस x है, तो ये y बराबर x माइनस 3 है, तो ये y बराबर माइनस में x माइनस 3 होगी। ये मैंने कैसे बनाया? शॉर्टकट तरीका, बढ़ता हमेशा ये v शेप में ही है। आप इसके बराबर 0 करो, इसके बराबर 0 करो, x बराबर 3, x बराबर 3 से मोड़ दो इसको। फॉर एग्जाम्पल आपको इसका ग्राफ बनाना है, y बराबर x प्लस 2 के मापांक का। बहुत ही आसान सा तरीका है, इसके बराबर 0 करो, x का मान क्या आएगा? -2 पे मोड़ दो इसको, इस तरीके से आने दो, -2 पे मोड़ दो, ये बन गया। ये y बराबर x प्लस 2 का है, ये y बराबर माइनस में x प्लस 2 है। समझ गए आप लोग? प्रांत बताओ इसका, ये प्रांत है, प्रत्येक की सिद्ध में नहीं है क्या? तो प्रांत इसका आ गया। परिसर है 0 की सिद्ध में तो ग्राफ है 0 से ऊपर, तो प्रांत और परिसर सेम रहेगा। अब बोलो कोई डाउट है इनमें? घर जाके थोड़ा सा इनके हाथ जमा लेना। आगे 7वें चैप्टर में, 8वें चैप्टर में इनके ग्राफ आएंगे। इसका तो आएगा ही आएगा, इनके ग्राफ हो रहेंगे 7वें और 8वें चैप्टर के अंदर। 8वीं विधि के अंदर अभी देख सकते हो, तीसरा चौथा चैप्टर अगर किसी के पास सेकंड बुक है तो 8वीं विधि में तीसरा चौथा सवाल है। अगला फलन है महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको बॉक्स ऑफ एक्स भी बोला जाता है, सीलिंग फंक्शन भी बोला, फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है इसको, और सही नाम है महत्तम पूर्णांक फलन। क्या होता है ये देखिए, आवाज बंद करें। एफ एक्स बराबर होता है बॉक्स एक्स। पहली बात तो इस फलन को कोई अनंत काल्पनिक तो बना नहीं सकता, क्योंकि ना ये बटे में है, ना कोई रूट वगैरह है इसमें। रूट होता है तब तो काल्पनिक बन जाता है, और बटे में हो तो क्या बन जाता है? अनंत बन जाता है। ऐसा कुछ सिस्टम इसमें है नहीं, तो फलन R से R में परिभाषित है। अब ये फलन होता क्या है? जैसे बॉक्स में आपने 1.9 लिखा, रिजल्ट 1 आएगा। अगर बॉक्स में आपने 1.1 भी लिखा तो भी रिजल्ट 1 आएगा। अगर बॉक्स में आपने 1 रखा तो भी रिजल्ट 1, यानी 1 से लेकर 2 तक, 2 नहीं होना चाहिए, रिजल्ट 1 आएगा। जैसे ही आपने इसके अंदर 2 लिखा, रिजल्ट 2 आ जाएगा। 2.1 लिखा तो भी रिजल्ट 2 आएगा। 2.99 जब तक 3 नहीं होगा तब तक रिजल्ट 2 ही आएगा। यानी हमेशा छोटा पूर्णांक या उसके बराबर वाला आता है। मतलब आपने बॉक्स के अंदर जो भी लिखा है ना, या तो उससे छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा, या तो उसके बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल माइनस में 1.9 है तो क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा, छोटा पूर्णांक आएगा। अगर माइनस में 2 है तो भी -2 आएगा, लेकिन अगर माइनस में 2.1 कर दिया तो माइनस में 3 आएगा। ये महत्तम पूर्णांक फलन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, बिना किसी सारणी से सीधा बना लेते हैं। इसके लिए इसी तरीके से ये आसान होगा। अब जैसे मान लो आपने 0 किया फलन के अंदर, अब बराबर में इसके y ले लेते हैं। x का मान 0 किया तो y का क्या आएगा? 0। अब आपने x का मान 0.1 किया तो y का क्या आएगा? 0। x का 0.1 आगे बढ़ गए, लेकिन y का तो 0 ही आएगा ना, यही रहेगा। जब तक आप 0.9 करते रहोगे, मान लो यहाँ पे 1 है,
तो 0.9 तक मान क्या आएगा y का, x का मान 0.9 कर दिया, y का क्या आएगा, y का 0। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। एक की सीध में यहां नहीं बनेगा, इसको मैं खाली करूंगा, यानी एक की सीध में यहां ग्राफ नहीं है। कहां तक है ये ग्राफ, 0.999 यानी 1 के पास तक है। जैसे ही आपने x का मान 1 किया, y का क्या आएगा, तो 1 की सीध में ग्राफ यहां 1 पे होगा, यहां ग्राफ, समझ गए आप लोग बात। अब यहां पे हम 2 तक चलेंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.99 तक y का मान क्या आता रहेगा, 1.1 की सीध में 1, 1.2 की सीध में 1, 1.5 की सीध में 1, 1.99 तक, 2 तक मान ये आता रहेगा। क्या 2 की सीध में यहाँ ग्राफ बनेगा, नहीं बनेगा। तो एक खाली छोटा सा वर्त बना दो, इसका मतलब है 2 की सीध में यहाँ ग्राफ नहीं है, 2 की सीध में ग्राफ आगे 2 पे बनेगा, यहां बनेगा। इस छोटे वर्त की सीध में ग्राफ यहां बनेगा, 3 की सीध में फिर नहीं बनेगा, 3 की सीध में बनेगा 3 पे ग्राफ यहां बनेगा, यहां ग्राफ बनेगा, 4 तक चलेगा ये, 4 की सीध में यहां नहीं बनेगा, 4 की सीध में 4 पे बनेगा। समझ गए आप लोग। इस तरीके से ये ग्राफ चलता जाएगा, यहां -1 आ जाएगा, फिर उसके बाद -2 आ जाएगा। अब प्रांत बताओ इसका, प्रांत का मतलब x अक्ष के ऊपर नीचे देखना होता है। तो x अक्ष के ऊपर नीचे हर जगह ग्राफ मिलेगा। 1 की सीध में यहां नहीं है तो यहां ग्राफ है, 1 से आगे 2 तक ग्राफ है, 2 की सीध में यहां मिल जाएगा, 2 की सीध में यहां नहीं, यहां मिल जाएगा। हर बिंदु की सीध में ग्राफ है, कभी ऊपर है तो कभी नीचे की साइड ग्राफ है। तो इसका प्रांत तो r हो गया, सह प्रांत हमने r लिख ही रखा है। बात करते हैं इसके परिसर की, रेंज ऑफ f। y की सीध में ग्राफ देखना है, बाईं दाईं, 0 की सीध में ग्राफ है, फिर इतनी दूर में ग्राफ नहीं है, देख लो खाली पड़ा है, ना इधर है ना इधर है, तो ये परिसर में नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट ग्राफ 1 की सीध में है, फिर 2 की सीध में है, तो इसका परिसर होगा z, पूर्णांकों का समुच्चय। आपको मैंने परिसर के डेफिनेशन में लिखाया था, जो कि हमारा उत्तर होता है वो परिसर होता है, लिखाया था ना। और हमारा ये ही तो है उत्तर, 1, 2, -1, -2, यही तो है ना उत्तर। ये अवयव कहां से रखे थे हमने, 1, 2, 2.1, 2.9 ये रखे थे प्रांत से, लेकिन उत्तर ये है 1, 2, 3, -1, -2, -3, 0, ये उत्तर है, ये परिसर है। तो परिसर हमारा यही है, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ये तो आपका महत्तम पूर्णांक फलन, कोई दिक्कत इसमें। टाइप का फलन है चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन होता है f(x) बराबर a की पावर x, f(x) बराबर a की पावर x। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें a का मान 1 नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं चरघातांकी फलन, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब से टाइटल दे दो, तो f(x) बराबर a की पावर x, a का मान 1 नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे वजह है। अगर 1 की जगह 1 कर दिया तो 1 की पावर x, तो 1 की पावर तुझे कुछ भी हो, मान 1 ही आते हैं, फिर तो ये फलन f(x) बराबर 1 अचर फलन बन जाएगा। इसलिए a का मान 1 नहीं लेना है, क्योंकि x बराबर 1 की जगह 1 लेंगे तो 1 की पावर x तो 1 हो जाएगा, और f(x) बराबर 1 वो बन जाएगा आपका अचर फलन, उसको हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो फिर तो अचर फलन बन जाएगा। तो हमें इसका ग्राफ पढ़ना है, f(x) बराबर 1 की पावर x का। तो इसकी टेबल बनाना तो संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, आप पहले a का मान आपको कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे a का मान आपने 2 सोच लिया, तो ये बन गया 2 की पावर x। अब आपको x की जगह मान रखना पड़ेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर वो y का मान आता जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ऐसे, ये y बराबर 2 की पावर x होगी। a का मान मैंने एक बार 2 सोचा है, a का मान 3, 4, 5 कुछ भी लिया जा सकता है। अब यहाँ x की जगह 1 रखोगे, y का मान 2 आएगा, फिर x का मान 2 रखोगे, y का मान 4 आएगा, फिर x का मान 3 रखोगे तो y का मान 8 आ जाएगा। तो ऐसे करके वो मान जब हम मिलाएंगे, तो मैं डायरेक्ट इसका ग्राफ आपको बता देता हूं, वो आप याद रख लेना। ग्राफ इसका कैसे बनता है, ये अपना x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरीके से बनाओगे आप, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है।
ये भी ए की पावर एक्स का ग्राफ है, ये भी ए की पावर एक्स का ग्राफ है, लेकिन ये ए की पावर एक्स का ग्राफ तब है y बराबर ए की पावर एक्स का जब a का मान 1 से बड़ा है, और ये y बराबर ए की पावर x का जो ग्राफ है ये तब है जब a का मान 1 से, तो a का मान भी तो दो तरीके से हो सकता है ना, a का मान 1 से ज्यादा भी तो हो सकता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले 2 लिया था, a का मान 1/2 भी तो हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, तो दो अलग अलग कंडीशन में इसका ग्राफ बनता है। यहाँ मान होता है x का 0 और y का 1, यहाँ मान होता है x का 0 और y का 1, कैसे पता चला? इसके बराबर में हम y लेते हैं, आप x का मान 0 करना, y का क्या आएगा? x का मान 0 करो, a की पावर 0 क्या होता है, तो y का मान क्या आएगा? 1 आएगा, तो ये बिंदु 0 है। बस इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रांत और परिसर की। प्रांत एक्स अक्ष पे कहा नहीं, अगर आप बताओ दाएं बाएं ऊपर नीचे देखना एक्स अक्ष पे, सारे बिंदुओं की सिद्ध में है या कहीं पे ग्राफ नहीं है? सारे बिंदुओं की सिद्ध में, तो प्रांत क्या है इसका? अब बात कर लेते हैं इसके परिसर की। नहीं एक से नहीं, ग्राफ नीचे तक जाता है, इसको टच होता हुआ ऐसे, अब ये नीचे जाएगा ऐसे, मैंने थोड़ा ही बढ़ाया, अगर इधर वो सरकाएंगे तो ये एक्स अक्ष को टच होता हुआ होगा, लगभग टच नहीं करेगा कभी भी, तो इसका ग्राफ वाई अक्ष पे 0 के बाद शुरू होगा। कहां पे शुरू होगा? 0 टच नहीं करेगा 0 की स्थिति में, तो इसका परिसर हो जाएगा 0 से अनंत। सेम इसमें यही कहानी है, ये जो ग्राफ है ऐसे नीचे आएगा, आप ऐसे कर सकते हो इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ये ग्राफ नीचे की साइड आएगा, एक्स अक्ष को टच होता हुआ नजर आएगा लेकिन टच होगा नहीं, मतलब एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, एक्स अक्ष से थोड़ा ऊपर रहेगा। कितना ऊपर रहेगा? एकदम नजदीक। तो प्रांत इसका परिसर शुरू होगा 0 के बाद, तो 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर और 0 से नीचे ग्राफ नहीं है, देख सकते हो आप। परिसर हमेशा देखना होता है दाएं बाएं, और प्रांत देखना होता है ऊपर नीचे एक्स अक्ष पे, ठीक है। तो परिसर रहेगा 0 से अनंत। ये तो था चरघातांकी फलन। अब आपने एक e की पावर x भी तो पढ़ा है ना, e की पावर x भी तो पढ़ा है, आपने एक फलन पढ़ा है fx बराबर e की पावर x। आपको मैंने ये बताया था e का मान लगभग होता है 2.7182838। e का मान लगभग 2.7182838, इतना 2.7 मान लो, 2.7, तो ये 2.7 की पावर x का ग्राफ है। क्या इसमें कोई डिफरेंस है? a का मान हमने यहाँ क्या लिया? 1 से ज्यादा। यहाँ क्या है a का मान? तुलना करो इससे, 2.7 है तो 1 से ज्यादा है कि नहीं है? तो इसका ग्राफ कौन सा बनेगा फिर बताओ? ये वाला बनेगा। ये किसका ग्राफ है? a की पावर x का। मैं कह दूं a का मान 2.7 करो, a का मान 2.7 करोगे तो ग्राफ कौन सा बनेगा? यही बनेगा, क्योंकि यहाँ a का मान क्या लेना था? 1 से, यानी अगर तुम 5 की पावर x का बनाना चाहो तो भी ये बनेगा, 10 की पावर x का बनाओ तो भी यही बनेगा, 20 की पावर x का यही बनेगा, लेकिन 1/2 की पावर x का बनाओगे तब एक ही जगह अगर आपने ये कर दिया 1/2 की पावर x, अब कौन सा ग्राफ बनेगा बताओ? अब इधर वाला बनेगा, क्योंकि अब a का मान क्या हो गया? 1 से कम हो गया। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर e की पावर x का बनाना है, e का मान 2.7 है, 2.7 की पावर x है, तो फिर ग्राफ कौन सा बनेगा? यही बनेगा। तो ये a की पावर x का ग्राफ भी है, y बराबर e की पावर x का भी यही ग्राफ है, क्योंकि e का मान कितना होता है? 2.7। अब तुम कहोगे अगर 2.7 कैसे होता है, तो और बता देता हूं मैं आपको। a की पावर x का एक प्रसार होता है, जैसे आपको मैंने एक दिन sin x का प्रसार लिखाया था क्या? वो लिमिट वाले चैप्टर में लिखवाया था। वैसे ही a की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस में x log a प्लस में x log a, ये log है, x log a की पावर 2 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस में x log a पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस में ये अनंत तक जारी रहता है। ये a की पावर x का प्रसार होता है। ये तुम्हारे 12वीं में कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन किसी न किसी कंपटीशन में काम आएगा। बताना जरूरी है क्योंकि टॉपिक यही चल रहा है। तो a की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस x log a, इसके नीचे हालांकि फैक्टोरियल 1 होता है, लिखना जरूरी नहीं है।
फिर x log a का स्क्वायर फैक्टोरियल 2, x log a फैक्टोरियल, x log a की पावर 3 फैक्टोरियल 3। अब a की पावर x की जगह अगर मैं e की पावर x करना चाहूं, e की पावर x करना चाहूं तो a की जगह क्या करना पड़ेगा मुझे? a की जगह क्या करना पड़ेगा? e। तो यहां a की जगह e कर दो, तो 1 प्लस में x log e, फिर आप लिखोगे x log e ऊपर स्क्वायर नीचे फैक्टोरियल 2, फिर आप लिखोगे x log e पावर 3 फैक्टोरियल 3, ये अनंत तक जारी रहेगा। log e का मान क्या बताया था जब आपको log पढ़ाया था तब? 1 बताया था। log e का मान क्या होता है? e आधार पे log e का मान 1 होता है। तो ये आपका बचा e की पावर x बराबर 1 प्लस x, x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, x क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, x की 4 बटा ऐसे चलेगा। ये log e का मान 1 हो जाएगा, x की पावर 3 ये e की x का प्रसार है, ये a की पावर x का प्रसार है। अब आप पूछ रहे हो e का मान क्या है? एक बात बताओ, ये e की पावर x है, इसको e कैसे बनाऊं? मुझे तो e का मान चाहिए। e की पावर x से e कैसे बनेगा? नहीं बता सकते। x की जगह क्या करना पड़ेगा? यहाँ ये e बन जाए शुद्ध 1। x की जगह क्या करना पड़ेगा? तो x की जगह 1 कर दो, x बराबर 1 पर x की जगह 1 कर दो तो e बराबर बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बटा 2 प्लस में 1 बटा 3 दुआ 6 प्लस में 1 बटा 4 तिया 12 दुआ, ये चलता जाएगा। 1 रे कितना हो गया? 2, 2 प्लस में आगे वाला जोड़ोगे लगभग 0.7 होगा। 0.7182838 ऐसे होगा ये। तो 2.71828 इसका उत्तर हो गया, ये ई का मान होता है। उतार लो।